जबलपुर पवित्र और प्राचीन नर्मदा नदी के तट पर बसा ये शहर मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र का प्रमुख शहर है। जबलपुर मध्य प्रदेश और भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। साथ ही कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों वाला यह शहर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी है। यह शहर कई सांस्कृतिक प्रभावों का संगम है, इसलिए संत विनोबा भावे ने इसे संस्कार धानी की संज्ञा दी थी। जबलपुर लगातार विकास की दिशा में अग्रसर है। प्राकृतिक सौंदर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों ने इस क्षेत्र को पर्यटन का केंद्र बना दिया है। ये एक शांत क्षेत्र है जो लंबी अवधि के निवेश और रिटायरमेंट के बाद के सुखमय जीवन के लिए आदर्श है। विकास को मिलेगा एक नया आयाम, संभावनाओं को तलाशने और सपनों को करने साकार। Put your hands for our respected guest. जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आदरणीय गेस्ट का जो मंच की तरफ आ रहे हैं। यश भारत सेल नेटवर्क एंड टेम्पटेशन इवेंट ग्रुप्स welcomes you in the Vision Jabalpur, a step for the development of the city. I, Shweta Ocha, on the behalf of Cell Network, Yash Bharat and Temptation Group, welcomes all the respected and honorable guests in the Vision Jabalpur program. सफलता की ओर, शहर के विकास की तरफ। यहाँ हम देख पाएंगे कि हमारे शहर ने कितनी प्रोग्रेस की है और आने वाले समय में कितना प्रोग्रेस करेंगे। यश भारत और सेल नेटवर्क दोनों ही साथ मिलके कितने ही नए प्रोग्राम्स आए दिन ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हाल ही में हमने बिताई एक शाम वतन के नाम, क्रिकेट का महासंग्राम और सबसे बड़ा शो डांसर ऑफ द ईयर। इट इज द फर्स्ट रियलिटी शो ऑफ मध्य प्रदेश। And the most biggest success of Cell Network and Yash Bharat is ईमान इंडिया सम्मान सीजन 1 and 2। ये वो अवार्ड फंक्शन है जिसमें हमने दिया सम्मान उनको जो है इसके हकदार, चाहे वो हो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो हो विकास के क्षेत्र में, चाहे वो हो सुरक्षा के क्षेत्र में, महिला विकास, इन सभी प्रोग्राम्स के लिए हमने दिया सम्मान ईमान इंडिया सम्मान के द्वारा। I request Mr. Ajay Pandey to come over the stage and I would like to hand over my mic to him. Thank you, श्वेता। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं सेल नेटवर्क यश भारत के द्वारा आयोजित विजन जबलपुर में। विजन एक कोशिश है इस शहर को उसके मुकाम तक पहुंचाने की, एक प्रयास है कि जो हमारा शहर विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है उसे फिर से पटरी पर वापस लाने की। और हम इसे कैसे वापस ला सकते हैं, हमारे पास जो संसाधन है हम उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं, और जो चेहरे, जो नाम, जो लोग इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और जिनसे हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं हमारे शहर को आगे ले जाएंगे, इनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शहर का विजन क्या होना चाहिए, हमें क्या सोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए, अगले 20 सालों को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग होना चाहिए। और एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का, और मैं अपने सेल नेटवर्क और यश भारत के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की हमें अनुमति दी, और इसके पहले भी इस शहर के लिए अनेकों कार्यक्रमों की अनुमति देते रहते हैं। हमारे जो सेक्शन है एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां से एक ऐसी पौध तैयार होती है जिसके द्वारा इस देश का निर्माण होता है। तो हमारा पहला सेक्शन एजुकेशन का है। एजुकेशन के बाद आते हैं हम टूरिज्म पर। टूरिज्म, जबलपुर एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ ऐसी संभावनाएं भरी हुई हैं जिससे कि हम एक अलग स्थान बना सकते हैं टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में।
जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि विकास का आधार ही होता है आधारभूत विकास। अगर हमारे पास आधारभूत संसाधन नहीं होंगे तो हम अपने विकास को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाएंगे। उसके बाद हमारा जो सेक्शन होगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उम्दा दर्जे का होगा तो हमारे पास अच्छे उद्योग आएंगे, उत्पादन अच्छा होगा तो व्यापार अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं चीजें फिर रुक जाती हैं लीडरशिप पर। हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं लेकिन इनको हम अचीव कैसे करें, इसके लिए जिम्मेदारी जाती है नेतृत्व पर। तो हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए। और हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एजुकेशन से। मैं अपने एजुकेशन के पैनलिस्ट से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर आए। हमारे पैनलिस्ट हैं सौरभ बड़ेरिया जी हैं, रजनीश जैन जी हैं, डॉक्टर फादर टेविस जॉर्ज जी हैं। हमारे पास अनुभवी युवा और एक बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की टीम है। मैं चाहूंगा कि वे अपना विजन जबलपुर के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं अजय नाहटकर जी और आशीष शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों को मंच तक लेकर आए। शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एजुकेशन, जो कि हमारा पहला सेक्शन है। एजुकेशन को लेकर हमारे पास क्या विजन होना चाहिए, किन लक्ष्यों को लेकर, किन उद्देश्यों को लेकर हमें आगे बढ़ना। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें तो क्रिएटिविटी की बात होना चाहिए। और हिंदुस्तान में क्या बात करें हम, अगर हम दुनिया के किसी भी देश की बात करें तो एजुकेशन का एक ही सिस्टम है जो यूनिवर्सल सिस्टम है। सबसे पहले साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, आर्ट्स आता है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं सारी दुनिया में, जबलपुर या भारत तो बहुत पीछे छूट जाती है। क्रिएटिविटी अगर देखने को मिलती है तो दो ही जगह देखने को मिलती है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें कुछ क्रिएटिव एजुकेशन दी जाती है ताकि कुछ नई चीजें सीख सके। और जब स्कूल के बाद कॉलेज में आते हैं तो उनके पास एक चांस होता है कि वे क्रिएटिव एजुकेशन की तरफ बढ़ सके। लेकिन रोजगार का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि क्रिएटिविटी कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूंगा। एक बच्ची थी, वो पेंटिंग कर रही थी। उसके पेंटिंग टीचर ने पूछा कि बेटा तुम ये क्या बना रहे हो। तो उसने कहा कि मैं भगवान की फोटो बना रही हूँ, मैं भगवान को बना रही हूँ। तो टीचर ने कहा भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, आप कैसे बना सकते हो। सर जब मैं ये फोटो तैयार कर लूंगी तो हर किसी को पता चल जाएगा कि भगवान कैसे होते हैं। और ये क्रिएटिविटी होना चाहिए, लेकिन इस क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। और सबसे पहले मैं फादर से जानना चाहूंगा, फादर क्रिएटिव एजुकेशन को लेकर क्या तैयारी होना चाहिए, क्या चीजें होना चाहिए। शिक्षा से जुड़े हमारे शहर विगत कई सालों से हम देख रहे हैं कि करीब 45 साल से मैं इधर हूँ कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। अभी स्कूल एजुकेशन लेंगे तो क्रिएटिविटी के बारे में हम देखेंगे, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अभी सब जितने भी स्कूल से सब जगह क्रिएटिव वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज कम। ICT oriented, play-way methods, project work and nature related learning, ये सब आ चुके हैं हमारे शहर में। कॉलेज के स्तर पर यूजीसी ने बहुत प्रयास किया है क्रिएटिविटी होने के लिए, और इसलिए ऑटोनॉमस कॉलेज के स्तर पर हमने देखा कि कई प्रकार के प्रणाली चालू किया है जिसके माध्यम से क्रिएटिविटी या इनोवेशन के लिए बहुत महत्व दिया गया है। और यूजीसी और हायर स्तर पर कई बार हम लोग इस पर जोर दिया है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों में जो काबिलियत है वो सही जगह पर पहुंच पाए। और टेक्निकल एजुकेशन में मैं अभी हूँ और मैं देख रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशन में भी ऐसा पॉलिसी के स्तर पर हम लोग किसी कंट्री से पीछे नहीं, हम किसी से कम नहीं, किसी से पीछे भी नहीं। बस कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स है, कई प्रकार के इनोवेटिव मेथड्स है, और हमारे जो पैरामीटर्स है, नैक का हो, एक्रेडिटेशन का हो, हम देखते हैं कि उसमें कई जगह पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार हम क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। ये बोलने के बाद मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में ये प्रथा बहुत शुरू से मैं देख के आ रहा हूँ, देश में सब जगह। और यदि मैं विदेश में भी कई जगह गया हूँ, कई स्कूल का विजिट किया हूँ और कई संस्थान में गया हूँ, और मैं देखा बचपन से क्रिएटिविटी पर उनको बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। छोटे बच्चे जो प्री केजी में हैं, वो प्री केजी से लेकर उन लोग प्रोजेक्ट वर्क शुरू करते हैं, और उनका पीएचडी होने के बाद और पोस्ट डॉक्टरल वर्क के लिए भी जहाँ ज्यादा महत्व और मतलब उन लोग क्रिएटिविटी और इनोवेशन को देते हैं।
इसलिए उस तरह से मैं देखूं तो हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने शहर को और अपने भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए। क्रिएटिविटी इनोवेशन के स्तर पर ज्यादा ध्यान देते हुए मार्किंग सिस्टम में, मूल्यांकन में ये कट पेस्ट सिस्टम को समाप्त करते हुए इनोवेशन, क्रिएटिविटी क्या नया उन्होंने डिस्कवर किया है, नया पेन क्या चला है। करना तो हम बहुत कुछ चाह रहे हैं, होना होगा, लेकिन विजन के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं उन चीजों को। हमारे पास गोल तो बहुत सारे हैं, हमें अचीव कैसे करें। लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास एक गोल है, लेकिन हम उसे अचीव कैसे करें। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पॉलिसी है, मालूम है, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करूं। मैं बोलना चाहूंगा शुरू से लेकर, बचपन से लेकर आगे तक जितने भी पढ़ाए हैं, यदि हमारा मार्किंग सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम क्रिएटिविटी को ज्यादा महत्व देते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वी मस्ट रिकॉग्नाइज, हमको जानना है, पहचानना है जो बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो करते हैं। और इस प्रकार जब मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन की जो हमारा प्रथा है उसमें परिवर्तन लाना सबसे जरूरी बात है। दूसरी चीजें हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो एक्सपेरिमेंट्स है और जो अदर टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर भी हमको परिवर्तन लेना चाहिए। बेसिकली वी मस्ट मेक चिल्ड्रन टू थिंक, ये प्रोसेस शुरू करना है उनके मन को विकसित बनाने के लिए। 20 साल के अंतर्गत हमारे शिक्षा जगत में क्रिएटिविटी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्रिएटिविटी के लिए जगह बनाना है। दूसरा, हमारे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्रिएटिविटी लाना चाहिए, टीचर भी लाना है, बच्चों को भी लाना है। जैसे आजकल हम बोलते हैं आईसीटी ओरिएंटेड टीचिंग एंड लर्निंग, ये तो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन हम लाया है, लेकिन इसमें ज्यादा स्तर पर आगे ले जाना चाहिए और हमको पहचानना चाहिए ये बच्चों में ये क्रिएटिविटी है, टीचर्स में ये क्रिएटिविटी है, ये संस्था में ये क्रिएटिविटी है और ये डिपार्टमेंट में है। और इसका ये एक प्रकार का मूल्यांकन के समय ज्यादा जोर देंगे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तीसरा है जो भी प्रोजेक्ट वर्क है, हर जगह प्रोजेक्ट देते हैं और मैं कई जगह देखता हूं कि प्रोजेक्ट का निरीक्षण मूल्यांकन के लिए अधिकतम समय हम ये क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं देखते, इसलिए कई दुकान भी खोले हैं कि क्रिएटिविटी को समाप्त करने के लिए बिना प्रोजेक्ट को देते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इस पर यदि हम ध्यान देंगे, मैं विश्वास करता हूं जो क्रिएटिविटी बच्चों में है, नौजवान युवतियों में है और टीचर्स में है, वो जरूर अवश्य आगे बढ़ेगा। रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमें, जो फादर ने क्रिएटिविटी की बात की, हमें इसके लिए कैसे स्ट्रक्चर की जरूरत होगी और जो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या कमियां हैं, आगे हमें किस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत होगी कि हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, अगर क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाए। बच्चे आज जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे इंजीनियरिंग में जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है, वो कॉपी पेस्ट करके वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसकी जगह उनको लाइव प्रोजेक्ट मिलना चाहिए और फ्रॉम 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स उनको 3 साल का ऐसा प्रोजेक्ट मिलना चाहिए जो वाकई में एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें क्रिएटिविटी भी हो, इनोवेशन भी हो और साथ में नई टेक्नोलॉजी भी हो। ये धीरे धीरे ही स्टार्ट हो सकता है। हमने ये प्रोसेस चालू कर दिया है। हम 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ही बच्चों को प्रोजेक्ट अलॉटमेंट कर देते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जो उनके फाइनल सेमेस्टर में जाके कंप्लीट हो, चाहे वो कोई नई कार बनाए, चाहे वो किसी हेलीकॉप्टर की संरचना करें या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करें। और जहां तक स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, आज जो बच्चे आप नर्सरी में जो अपन उनको क्रिएटिविटी सिखाते हैं और उनको यूकेजी और एलकेजी में सिखाते हैं, वही क्रिएटिविटी को अगर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए तो हमारे देश में बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। अब जैसे फॉरेन में जाते हैं तो वहां पे आप देखें, वहां के एजुकेशन सिस्टम में 1 साल पूरा सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर होता है। उनको लास्ट ईयर में कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, उनको अपना ऐसा प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है जो वाकई में नया हो, उसमें इनोवेशन हो, उसमें क्रिएटिविटी हो और उसमें न्यू टेक्नोलॉजी हो। तो ये अगर अपन प्रयास करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सौरभ जी, हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अजय जी, 2 मिनट का समय लूंगा बस। ये बड़ा मूल प्रश्न है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। फादर ने, रजनीश जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, लेकिन यदि क्रिएटिविटी की आप बात करो तो ये प्रश्न ही अपने आप में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है कि क्रिएटिविटी को कैसे पढ़ाया जा सकता है। क्रिएटिविटी तो बच्चे के अंदर में मूल रूप से होती है, उसको पढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्रिएटिविटी को यदि आपको लेके आना है
तो क्रिएटिविटी को हमको निखारना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिएटिविटी को ख़त्म करने के लिए बड़ी जोर से लगा हुआ है कि बच्चे के एक बच्चा जब नर्सरी में आता है और 12th तक निकलता है तो हर बच्चे के अंदर में उसके अंदर कोई ना कोई एक मूल गुण होता है, कोई एक कला होती है जो भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट में दी होती है। लेकिन उन 60 बच्चों को एक सिलेबस पढ़ा के हम उस बच्चे को सिलेबस में डाइवर्ट कर देते हैं और उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। यदि हमें वाकई में क्रिएटिविटी पे काम करना है तो हमें इतिहास और हम जो तकनीक को पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, इतिहास और तकनीक को सिलेबस से अलग करना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी केवल जबलपुर का प्रश्न नहीं है, पूरे भारतवर्ष का प्रश्न है। इस इतिहास को, तकनीक को निकालो और विज्ञान को पढ़ाओ कि आगे भविष्य क्या है। जब ये पढ़ाओगे कि जो चीज़ तकनीक हो गई है उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो तकनीक नहीं हुई है और जो भविष्य में तकनीक आने वाली है इसको जब आप सिलेबस में अपने शामिल करोगे और हर एक बच्चे के जो मूल गुण हैं उनके ऊपर आप कार्य करोगे और उन 60 बच्चों में 60 में से एक बच्चे के गुण के ऊपर काम करोगे, तब क्रिएटिविटी बन पाएगी, जिसको हम पढ़ा नहीं पाएंगे, उसकी निखार पाएंगे। वास्तव में क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है, क्रिएटिविटी निखारना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मूल रूप से जो एजुकेशन का सिस्टम है, मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और वो ऊपर से दिल्ली से जबलपुर तक हर एक जगह पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे सुधार की ज़रूरत है। और इसकी पहल हो गई है, आपको लगेगा कौशल विकास एक उसी का अंग है जिसको मोदी जी ने अपने विजन में लेके रखा है और उस पर कार्य कर रहा है। मैं कोशिश कर मतलब ऐसी है कि ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में कभी ना कभी कौशल विकास के माध्यम से क्रिएटिविटी आ पाएगी। सौरभ जी, हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात तो बहुत हो रही है कि कॉलेजेस नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस, क्वालिटी क्या होना चाहिए कॉलेजेस की? क्योंकि कॉलेजेस तो बहुत सारे खुल चुके हैं। जबलपुर जैसे शहर में पहले जहाँ कुछ गिने चुने सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, एक दो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हुआ करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन के दौर में बहुत सारे कॉलेजेस तो खुल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो चीज मिल नहीं पा रही है। जी, बड़ा प्रश्न है। मेरे ख्याल से पहला प्रश्न होना चाहिए था आपका, क्योंकि जबलपुर के संदर्भ में यदि आप बात करना चाह रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस की बात करोगे तो जबलपुर में आप यदि वाकई में देखेंगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जबलपुर में, जितनी जबलपुर की जनसंख्या और जबलपुर में जितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उसके हिसाब से जबलपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत धनी है। और आज नहीं, ये मेरा अपना ऊपर आशीर्वाद है कि जबलपुर शुरू से अंग्रेजों के समय से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत धनी है। जो नहीं है जबलपुर के अंदर में कि बड़े बड़े इमारतें तो हैं, लेकिन इमारतों के अंदर में काम करने का कल्चर नहीं है, कि हम संस्कृति उसके अंदर पैदा नहीं कर पा रहे, वो संस्कार हम पैदा नहीं कर पा रहे कि एक बच्चा जब हमारे पास आता है तो आने के बाद में उसको कैसे वो इसको एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। यदि आप वाकई में इस विषय पे बात करना चाहते हो तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एजुकेशन के लिए बड़ी इमारतों की जरूरत है। यदि आज हम ग्वारी घाट नर्मदा के तट पर भी बैठे, पढ़ने वाला अच्छा हो, पढ़ाने वाला अच्छा हो और जो सामग्री पढ़ाई जा रही है वो अच्छी हो, तो कोई बात नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। इमारतों से एजुकेशन और क्वालिटी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होना चाहिए, बात संस्कार और संस्कृति की होनी चाहिए, क्वालिटी की होनी चाहिए, गुणवत्ता की होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए केवल कॉलेज सिस्टम या कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये जबलपुर में बहुत बड़ी विडंबना है कि जबलपुर में हम ही लोग हर बार होर्डिंग लगाते हैं बड़े बड़े कि जबलपुर में हमने 100% प्लेसमेंट किया, 80% प्लेसमेंट किया, 70% प्लेसमेंट किया, लेकिन दूसरी तरफ हमको शर्म भी आती है कि जबलपुर का 70 और 80% अच्छा बच्चा हमने बड़ी कंपनी में जबलपुर से बाहर धकेल दिया। जो जबलपुर में आके काम करना था वो जबलपुर में काम नहीं कर पा रहे। और यदि जबलपुर के कल्चर की आप बात करोगे, जबलपुर में कल्चर कैसे डेवलप होगा, उसके लिए आपको पेरेंट्स भी डेवलप होने पड़ेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हम चाहते हैं हमारे घर में राम और कृष्ण पैदा हो, तो हमें चाहिए कि हमारे घर में यशोदा और कौशल्या भी हो। लेकिन बच्चा यदि पेरेंट्स अच्छा नहीं होगा, सिलेबस अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम आगे नहीं बढ़ सकते। संस्कार और संस्कृति को पैदा करने की आवश्यकता है जबलपुर में। भैया मैं माफ करना, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँ। सौरभ जी। हाँ जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो पहले बच्चे आपके तकनीकी शिक्षा में खूब जाते थे, अब क्यों रुझान घट रहा है? इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहे हैं बच्चे? एमबीए वगैरह की तरफ क्यों जा रहे हैं बच्चे? इसका मूल कारण क्या है? आपके प्रश्न का में ही आपका उत्तर है। आपने कहा कि इंजीनियरिंग की ओर खूब जाते थे, जिनकी आवश्यकता नहीं थी वो बच्चे भी इंजीनियरिंग की ओर ज़्यादा जाने लगे थे। आज समय यह है कि इंडस्ट्री अपने आप को बैलेंस कर रही है। जो सैचुरेशन था, ऐसे बच्चे जो उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है, ऐसे बच्चे जो इंडस्ट्री में नहीं खप सकते हैं, बड़े पैमाने पर जबलपुर में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सिनेरियो था कि बहुत अधिक मात्रा में तकनीकी शिक्षा की ओर बच्चों का रुझान था। लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं किसी भी इंडस्ट्री की एक ग्रोथ होती है और ग्रोथ के बाद में उसको बैलेंस करने का समय आता है। आज मैं आपके सामने कहूंगा कि तकनीकी शिक्षा का बहुत अच्छा समय आ गया।
ऐसे बच्चे यदि आज हमें बड़ा गर्व होता है कि यदि जबलपुर के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में 50,000 कम एडमिशन हुए थे, हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि 4 साल बाद 50,000 कम बच्चे रोजगार की लाइन में लगे होंगे और रोजगार मांगने की लाइन में लगे होंगे, और हमारा बच्चा जो आज कम बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उन बच्चों को सरलता से रोजगार मिलेगा। ये इंडस्ट्री का बैलेंस है, हर जगह हर इंडस्ट्री में ऐसा बैलेंस होता है, और आज ये तकनीकी शिक्षा में भी आया है। निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा अपनी गुणवत्ता को पा रही है, गुणवत्ता की ओर जा रही है। इसमें जो सैचुरेशन था वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी गुणवत्ता बनी हुई है। लोग जो वाकई में इंजीनियरिंग करने के लिए डिजर्व करते हैं, ऐसे बच्चे जो तकनीकी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, वो आज भी आ रहे हैं और आज भी उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। फादर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पहले डिग्री कॉलेज से जुड़े रहे, आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। पहले कहा जाता था कि आज से हम 10 से 15 साल पहले की बात करते हैं, तो कहा जाता था कि अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपको एक जॉब मिल सकता है, लेकिन आप पीएचडी करने के बाद भी एक अच्छी नौकरी की दरकार रहती है। मैं सिर्फ इस शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश की बात कर रहा हूँ। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बीए या एमबीए करने के बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि कंपनीज कह रही हैं कि हमारे पास तो रोजगार है, आप आइए, लेकिन आपके पास वो क्षमता नहीं है, आपके पास वो गुणवत्ता नहीं है जो हमें चाहिए। तो वो हम दे क्यों नहीं पा रहे हैं, ये तो एक बात हो गई। हम इसको छोड़कर अगर हम इस विषय पर बात करें कि हम वो गुणवत्ता कैसे दे पाए, हमें क्या करना होगा कि हम वो चीज दे पाए अपने बच्चों को जिसकी दरकार है आज, मैं इस विषय पे आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न था कि आज इंडस्ट्री क्या चाहेंगे, और इसको आजकल हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स। मैं 19 साल सेंट एलोयसियस कॉलेज में प्राचार्य था, और मुझे बड़ा गर्व है कि पिछले 19 साल से हम लगातार सिलेबस के अलावा, सिलेबस से हटकर, आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट वे वी कैन गिव देम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो सबसे पहले यदि हमारे इंस्टीट्यूशन में गुणवत्ता लाना है और हमारे स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाना है, हमको शुरू से ही लेकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स देना बहुत बहुत जरूरी है। और यदि हम इस पर systematically in a scientific manner, which we have done in St. Aloysius College, now we are doing in St. Aloysius Institute of Technology, I'm sure that this problem can be taken care of, any company will take. Even now we have the maximum students in that college from BCA and so on, Wipro and other companies, they take because they have been given these skills through assembly, through different innovative methods of teaching and learning. Now the second part of your question is with regard to how to bring in गुणवत्ता। गुणवत्ता लाने के लिए हमको क्या किया जाए। अहम भूमिका आज के युग में, यदि हमारे स्टूडेंट्स इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पहुंचना है, क्वालिटी के बिना पीएचडी हो, पोस्ट डॉक्टरेट हो, इससे कुछ काम नहीं होता है। मैं बहुत सारे टीचर्स पीएचडी होल्डर्स को इंटरव्यू लिया, और ये बोलने में शर्म लगता है कि ऐसा पीएचडी होल्डर्स है जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है लेकिन पीएचडी मिला है। तो गुणवत्ता लाने के लिए सबसे पहले हमारे सिस्टम में गुणवत्ता लाना पड़ेगा इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। दैट मींस टीचर्स शुड बी ऑफ क्वालिटी एंड द लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस में भी क्वालिटी लाना चाहिए। वी नीड टू हैव स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग एंड लर्निंग, एंड दे आर आवर की। एंड वी नीड टू हैव, मैं देखा हूं जब तक इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं देते हो टीचर्स को, ये विजन आप लोग बहुत अच्छा, ये विजन जबलपुर 20 का लेके आया है, जब तक हमारे टीचर्स में मोटिवेशन ना हो, अपने आप में ये विजन ना हो, विजन, और अपने आप में गुणवत्ता का महत्व नहीं समझते हो, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम टीचर्स में गुणवत्ता लाए, उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवन आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ द NAAC peer team, we give maximum marks for this particular criterion, teaching learning process. So if we do that, we will go ahead. Second thing in Gunavatta, we have seen, if our country, we are talking about Vision 20 for Jabalpur and for the country, is if you look at the index of the developed nation, हम लोग देखते हैं उसमें gross enrollment ratio in higher education much higher than our country, and so we need to improve this, not numerically, quality wise. And thirdly, I would like to say, if you really want to have good quality education, we need to focus on 4H method. First H for head, second H for heart, and third H for hands, and fourth H for habits. ये 4 चीज में then we will have holistic education.
We focus only on head, no use. We need to have intellectual capability. And secondly, our heart should be sensitive, loving and caring. And thirdly, our hands should be strong, our skills should be strong. Hands stand for skills. And the companies are looking for skills. And the last is habits. आदत से मजबूर, हम हिंदी में बोलते हैं आदत से मजबूर. So this आदत में हमारे मानसिकता में परिवर्तन लाना है. And lastly, I would think all this will happen if we take an aggressive, positive, सकारात्मक रुख. कदम कदम पर सकारात्मक रुख. अब में ये काबिलियत है, इसको जगाना है और पहुंच पाएंगे कोई भी मंच. So, I have a question. Father say, sir, मैं एक एक्स-एलाइशन हूँ और मैं पर्सनली मानती हूँ कि कहीं भी सक्सेस होने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है. तो जो कॉलेजेस के प्रोग्राम्स होते हैं टू पुट द कॉन्फिडेंस टू मोटिवेट दी स्टूडेंट्स, वो कितना अफेक्ट करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हर स्टूडेंट के लिए कि वो जो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि एलोयसियस में एक असेंबली प्रोग्राम हम कंडक्ट करवाते हैं. मैंने खुद वहाँ 3 years मेडिटेशन करवाया है. तो वो एक अच्छा प्रोग्राम्स जो हम कितने कॉलेजेस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की. ये मैं बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि ये हमारा विशेष कोशिश रहा था. पिछले 29 साल से 10 साल मैं स्कूल में प्राचार्य था, 19 साल कॉलेज में प्राचार्य था. हमारे स्टूडेंट्स देश विदेश में बिखरे हुए हैं. सबके सब बोलते हैं इसके बारे में. असेंबली इट्स अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम स्पिरिट. इट हैज डन ट्रेमेंडस. इससे जादू है, जादू मंत्र है. And through this, they work all leadership qualities, teamwork, everything. And I think शिक्षा के एक मुख्य उद्देश्य है कि हम leadership qualities आ जाए. कैसे किस प्रकार हम टीम में काम कर सकते हैं, किस प्रकार हम कम्युनिकेट करें और किस प्रकार आत्मविश्वास के साथ 4 जन के सामने अपने व्यक्तित्व को, अपने वक्त को निभा सकते हैं और किस प्रकार 4 जन के सामने अपने विचार का आदान प्रदान वार्तालाप कर सकते हैं. और मुझे बड़ी गर्व है कि हमारे विगत कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स देश विदेश में विशेषकर ये असेंबली के माध्यम से बहुत आगे बढ़े. फादर, मैं भी उसी प्रेरणा की एक फसल हूँ, मैं भी उसी प्रेरणा हॉल से निकला हुआ हूँ. रजनीश जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स जानना चाहूंगा कि आखिर हमें विजन क्या होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं सारी चीजें घूमकर आती हैं कि एक मिला जुला. आपका कमेंट्स जानना चाह रहा हूँ कि हमें विजन क्या होना चाहिए एक सारी चीजों को लेकर, क्योंकि आप स्कूल्स भी चला रहे हैं, कॉलेज भी चला रहे हैं, दोनों चीजें आप चला रहे हैं. आपको क्या लग रहा है कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है इस शहर के अगले 20 सालों के लिए? मेरे को जहां तक समझ में आता है कि हम जबलपुर वालों को अपनी सोच बदलना जरूरी है. जो हमारी सोच है उसको बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है. हम अपने जबलपुर शहर को आज किसी से कम नहीं आंक सकते. जहां तक प्लेसमेंट की सवाल है, चाहे हमारे पास एजुकेशन का सवाल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हम सब चीजों में आगे, लेकिन हम उस चीज का उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे. तो हमें अपने अगर जबलपुर का विकास करना चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो अपनी जो कस्बाई सोच है उसको बदल के हम जो एक महानगर की सोच रखना चालू करें, तो हमारे जबलपुर का विकास सब अच्छे से हो सकता है. सौरभ जी, आपका फाइनल कमेंट्स. अजय जी, जो बात हुई है और यदि हम फाइनल कमेंट्स की बात करें, विजन 2020 जबलपुर की बात करते हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए हमको पहले अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या है. यदि हम आज 2014 में खड़े होकर अपनी स्वॉट एनालिसिस करें तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जबलपुर में एजुकेशन के सेक्टर में स्पेशली बहुत अच्छा है. बहुत कई एकड़ में बहुत सारे परिसर हैं जहाँ एजुकेशन के लिए बहुत लंबे समय से काम होता आ रहा है. लेकिन यदि हम वीकनेस की बात करें तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है. हम फैक्ट्री तो खोल लिए हैं लेकिन माल बेचने के लिए जगह नहीं है. तो हमको इंडस्ट्री लेनी, ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है. तो हमारी वीकनेस को दूर करने के लिए यदि हम वाकई में 2020 में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उसमें रखना पड़ेगा. इंडस्ट्री आने से क्या होगा कि वो बच्चे जो आज अच्छा है उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो बच्चे यहाँ पर रुकेंगे और आज वो बच्चे हैं कल वो पेरेंट्स बनेंगे और वो एक अच्छे एजुकेशन की डिमांड करेंगे, उनकी अफोर्डेबिलिटी रहेगी तो निश्चित तौर पर जबलपुर का विकास होगा. अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि आज हमारे पास में क्या है, हम कैसे कर सकते हैं. पूरे देश में भी कौशल विकास की बात हो रही है. इन सब
इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा जबलपुर में एग्रीकल्चर का स्कोप बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आने वाले समय में बाजू में माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी बढ़ रही है। इस तरह की इंडस्ट्री को लाके इस अपॉर्चुनिटीज़ को आज 14 में भी यदि हम कैश करने का कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं 5-7 साल में हम उसका अपॉर्चुनिटीज़ को कैश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो थ्रेड है हमारे बीच में कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सब चीज़ होने के बाद भी आज हम 14 में भी वही कर रहे हैं और 20 में भी वही कर रहे होंगे कि आगे 10 साल बाद कैसे जबलपुर का डेवलपमेंट होगा, और 10 साल पहले ये कर रहे होते। कहीं ना कहीं हमको लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप ऐसी आनी चाहिए कि लीडरशिप यदि हम कोई विज़न को कैरी करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे आगे हमारे लीडर खड़े हों, हमारे साथ लोग खड़े हों कि नहीं आप इकोनॉमिस्ट हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप एजुकेशनिस्ट हो, आप जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, यदि कोई एक सोसाइटी हो तो उसका हाथ पकड़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए लीडर हो जो कहे कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े। एक लीडरशिप के साथ थ्रेड है हमारे को कि हम जबलपुर में इंडस्ट्री भी नहीं ला पा रहे हैं, एजुकेशन को भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस थ्रेड को दूर करना पड़ेगा, तब हम इस SWOT एनालिसिस के साथ में विजन 2020 में निश्चित तौर पर पूछेंगे। हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश करेंगे अपने जबलपुर को आगे लाने के लिए और निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे। यहाँ इंडस्ट्री के भी लोग मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जो हमारा नेतृत्व करते आए हैं, जिनसे हमें उम्मीद है हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक क्वेश्चन सर, आप लोग तीनों शहर के एजुकेशन में मील का पत्थर साबित हुए हैं। आप लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि जब भी कॉलेजेस के एड्स वगैरह आते हैं तो हम प्लेसमेंट को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। मेरा निवेदन है आप तीनों से कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमी क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं। हम मतलब और जो कंपनियां चल रही हैं उनको मटेरियल दे देते हैं कि भाई ये आपके यहाँ नौकरी करेंगे, ये काम करेंगे, हम इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, अभी बहुत अच्छी बात बताऊँ, मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें एक बात रखी थी कि सक्सेस के लिए सक्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस पर निर्भर करती है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने वाली इंडस्ट्री, एजुकेशन या कोई हमारे पास कारखाना नहीं है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डाल दें। हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे में यदि कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको निखार सकें। ये तो बेसिक रूट काज पे अपन को जाना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप यदि आप जाते हो तो ये पूरी सक्सेस एक कॉम्बिनेशन होती है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा नहीं है कि हम किसी को टूल्स दे दें कि बच्चे जाके जादू की छड़ी से आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। उद्यमिता, साहस, जो साहस जैसे शब्द को लाना है ना, तो हमको अपनी पूरी पुरानी इतिहास की स्टडी करनी पड़ेगी और पूरी गुलामी के समय से कि कहाँ से यश, हूण, शक, मुगल और उसके बाद में अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते हैं और हमारी साहस को कम कर दिया। ये पूरे केवल जबलपुर की विडंबना नहीं है, पूरे भारतवर्ष की विडंबना है कि यहाँ पर कभी भी जो उद्यमिता नहीं रही, कभी भी साहस नहीं रहा। हम यहाँ भी आज बॉम्बे में भी IIT में तैयार करते हैं या कानपुर में भी तैयार करते हैं, खड़गपुर में भी, तो उसको भी ब्रेन ड्रेन करना पड़ता है। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जब तक हमारे अंदर अपने अंदर साहस नहीं आएगा, तब तक हम साहस को पैदा नहीं कर सकते। साहस तो हमारा मूल गुण है, वो हमारे अंदर हमारे खून में आना पड़ेगा, खून को गर्म करना पड़ेगा, तब व्यक्ति साहसी बनेगा, उद्यमी बनेगा। ये एजुकेशनिस्ट का काम नहीं है कि बच्चे को साहसी पैदा कर दे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, वैसे एक बात तो मैंने पढ़ी हुई थी कि जब तक शिक्षक विद्रोही नहीं होगा, छात्र विद्रोही नहीं होगा, तो पहले शिक्षक को विद्रोही होना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे शिक्षकों की फौज तैयार करें जो विद्रोही छात्रों को तैयार करें और हमारे देश के विरोधाभास को खत्म कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रोजगार के बाद, शिक्षा के बाद हम उन लोगों को बुलाएंगे जो हमारे छात्रों को रोजगार प्रदान करेंगे। इंडस्ट्री और कॉमर्स के सेक्शन में हम बात, मैं इंडस्ट्री के पैनल से निवेदन करूंगा, श्री विश्वनाथ दुबे जी से निवेदन करूंगा, कैलाश गुप्ता जी, जैन सर से मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्स और टूरिज्म, मैं सभी के पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आ जाएं। मैं हिमांशु खरे जी से निवेदन करूंगा, केमतानी जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं। स्वागत है आप सभी लोगों का। और मेरे ख्याल से ये जो पैनल हमारे सामने बैठा है एक अपने आप में अद्भुत है और शहर की गणमान्य जन, प्रतिभाशाली लोग हमारे बीच हैं, जिसमें उद्योग, व्यापार, राजनीति, पर्यावरण, सभी क्षेत्रों से लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। और हम इन सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शहर का विजन क्या होना चाहिए। और मैं शुरुआत करूंगा विश्वनाथ दुबे जी से। मैं, ये सवाल नहीं होगा, ये निवेदन होगा कि पहले आप विजन बताएं और फिर हम उस विजन को कैसे अचीव करेंगे
उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। जबलपुर के लिए क्या विजन होना चाहिए भविष्य के लिए? क्या विजन हो सकता है? बहुत अच्छा शहर हो और बहुत अच्छे लोग रहते हो, आत्मविश्वास से लबरेब, है ना, आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जबलपुर को प्रगतिशील बनना है, व्यक्तियों को प्रगतिशील बनना है, और उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आज हम बहुत अच्छे हैं, है ना। आज अगर हम लोग रोने लगे कि हम अच्छे नहीं हैं तो भगवान जाने कब प्रगति कर पाएंगे। और जबलपुर कुछ एक ऐसे दौर में से गुजर गया अजय पिछले 15-20 सालों में कि हम अपनी बुराई करते रहे और सोचते रहे कि बुराई करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बुराई करने से बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास को घुन लग जाते हैं बुराई करते रहो। अपना इतिहास देखो, स्वतंत्रता संग्राम में हम लोगों ने क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जबलपुर का और महाकौशल का था स्वतंत्रता के संग्राम में, है ना। उसके बाद अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता था। गजब की क्वालिटी ऑफ पीपल थी यहाँ की, लेकिन उसके बाद मालूम नहीं क्यों घुन लगने लगा। अब आज जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी करवद्ध प्रार्थना सुने कि इस चीज पे विश्वास करना शुरू करें कि जबलपुर अच्छा, जबलपुर के लोग अच्छे, जबलपुर के उद्योगपति अच्छे और जबलपुर के लीडर अच्छे। अरे भैया जो हैं वही तो हैं तुम्हारे, है ना, और कहाँ आसमान से टपक के तो आने नहीं वाले। और बाहर के बंबई दिल्ली के आ गए तो तुमको छोटा ही समझते रहेंगे। हम ही लोग हैं जो तुमको बहुत अच्छा समझते हैं, फरिश्ते समझते हैं। दूसरे लोग तो तुमको गुलाम बनाएंगे। तो अपनों की इज्जत करना सीखो, अपनों से प्यार करना सीखो और अपनों से प्रेरणा लेना सीखो। अब मैं एक छोटी सी चीज अजय कहना चाहूंगा, यहाँ जितने बैठे हैं हम लोगों को देखो, हम लोग सब साधारण थे। मैं सबको नहीं जानता, लेकिन सबके बारे में बताना चाहता हूं, तुम्हें मुझे मौका देना पड़ेगा। सब साधारण थे और चूंकि काम ऐसा था इसलिए हम अपने अंदर की प्रतिभाएं ढूंढते रहे, तराशते रहे, ताकत ढूंढते रहे और पाते रहे और आगे बढ़ते रहे। कैलाश जी जब आए थे तो इनके पास क्या बहुत ज्यादा पैसे थे? एक किराए के कमरे में रहते, घर में रहते थे, और एक ट्रक बेचने के लिए कई दिनों तक एक आदमी को मक्खन लगाया करते थे, है ना। अब सोचो, एक ट्रक बेचने के लिए जब मेहनत करनी पड़ती है तो मतलब क्या है, अपने अंदर, है ना, अपने काम को महत्ता देने वाली बात होती कि भाई यही हमारी जिंदगी का आधार है, और वो करते करते बढ़ गए। अजय आज वो कितने ही बड़े नेता हों, वेटनरी कॉलेज में थे और इमरजेंसी में जेल गए थे। उसके बाद भैया की क्या स्थिति थी, है ना, जबलपुर के बिल्कुल कॉमन नागरिक सरीके साइकिल लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। वहां से शुरू की हम लोगों ने, सब ने सड़क से शुरू की। हमारे पास क्या था, हम परियर टैंक से मुर्गियां बांध के लाते थे गुरंदी में बेचने के लिए और अपनी लमरेटा पे। और हम फाइनेंस मिनिस्टर के लड़के थे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एकमात्र फाइनेंस मिनिस्टर का लड़का रहा होगा जो स्कूटर पे घूमा और मुर्गी बांध के घूमा और गुरंदी में जिसने मुर्गियां बेची। हम लोगों का बैकग्राउंड सबका ऐसे, हम लोग जमीन से उग गए लोग, और हम जमीन से उग सकते हैं तो आप नहीं झुक सकते, है ना। अजय आज क्या बैकग्राउंड है बेचारे का, लेकिन ये भी हिंदुस्तान का स्टार रिपोर्टर हो सकता है। इसके अंदर ललक है ना। ये महाराज यहाँ पे बैठे हैं, दिखते छोटे से हैं लेकिन पायोनियर हैं। काहे के? गारमेंट इंडस्ट्री की क्या विजन है इस आदमी की। गारमेंट कॉम्प्लेक्स बनवा दिया। एक केमतानी जी हैं, जैसे भगवान सब जगह रहते हैं वैसे जबलपुर में सब जगह विद्यमान है महाराज, है ना। और कहाँ से शुरू हुए किसी को नहीं मालूम, है ना। सडनली आए, अभी भी दिखते साधारण है, उस वक्त भी दिखते साधारण थे, किसी को शक्ल भी पहचान में नहीं आती थी। और ये सिद्धांत महाराज है ना। ये इन लोगों का दिखते कैसे ही हो, हैं भी वैसे ही जैसे दिखते हैं, लेकिन विजन क्या गजब का है। मित्रों, आप जो हमारा सुन रहे हैं आज प्रोग्राम, मेरी इतनी बात सुन लो, आप अपने अंदर झांक लो, अपनी जिंदगी खुद बनाने की कसम खा लो, एक लक्ष्य बना लो, और फिर आप पाओगे कि आपके अंदर जिस चीज की कल्पना आप नहीं करते वो है, वो ताकत है, वो जज्बा है, वो प्रतिभा है, वो अकल है। सर, ताकत, जज्बा, प्रतिभा, अकल ये शहर में है। आपने अचीव किया। बहुत सारे लोग हैं जो अचीव कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने लीडर के पीछे चलना पसंद करते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं इस शहर में लीडरशिप क्राइसिस है। लीडरशिप क्राइसिस आपको मानना पड़ेगा कि इस शहर में कहीं ना कहीं जो पिछड़ाव है और जो हम पिछड़ गए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं लीडरशिप क्राइसिस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है, उद्योग जिम्मेदार है या हम जिम्मेदार हैं। उद्योग के क्षेत्र में जो लीडर हो सकते हैं, हमारे व्यापार के क्षेत्र में जो लीडर हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर हो सकते हैं, इंडिविजुअली लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सबके लिए वो चीज नहीं हो पाई। टू लिटिल टू लेट वाली चीज, हम बहुत देर से आते हैं और बहुत कम लेकर आते हैं। इस चीज को दूर करने की जरूरत है। कैलाश गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे हम इसे टू लिटिल टू लेट वाली थ्योरी को खत्म कर सकते हैं। हमारे नेतृत्व में योग्यता होने के होते हुए भी यदि कमी है तो मैं समझता हूं वो ये कि उन्होंने ध्यान ज्यादा अपने वोटों और पब्लिसिटी पर ज्यादा दिया, न कि अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए। नहीं कैलाश जी, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मैं राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास लीडर की बात कर रहा हूँ। मास लीडर कोई उद्योगपति भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है। मैं समझता हूँ लीडर वो सही है जो कहकर नहीं बल्कि करके दिखाए। लोग पिताजी माताजी क्या कह रही हैं, टीचर क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनते, वो ये देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। मैं समझता हूँ आवश्यकता इसकी है कि हमारे लीडर्स का चरित्र क्या है, वो करते क्या हैं, वो शिक्षा क्या देते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बोलना बहुत आसान है, पर उनका जीवन चरित्र कैसा है, उनमें कितनी सार्थकता है अपने वचनों में, मैं समझता हूँ वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है मास लीडर बनने के लिए भी। महात्मा गांधी का उदाहरण है, उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया, और जिन नेताओं ने भी का चरित्र अच्छा रहा वो देर या सबेर मैं समझता हूँ सफल हुए और पब्लिक उनके पीछे गई है। सिद्धांत और संस्कारों की बातें तो आगे करते रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं घर से होते हैं। सिद्धांत और संस्कार घर से आते हैं। हम जो प्रोग्राम की अगर हम बात करें, विजन जबलपुर की बात करें, तो मैं विजन जबलपुर के लिए आपसे जानना चाहूंगा, इंडस्ट्री के स्पेशली मैं इंडस्ट्री के सेक्शन में आपसे जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्री को लेकर हमारा क्या विजन होना चाहिए। जैसा विश्वनाथ जी ने अभी कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि जबलपुर शायद हिंदुस्तान में सबसे उपयुक्त शहर है इंडस्ट्री के लिए। कमियां देखने लगो तो बहुत सारी होंगी, पर जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, जो यहाँ की लोकेशन है, हर दृष्टि से पानी, बिजली, जगह की उपलब्धि, इन सब चीजों को देखा जाए तो मैं समझता हूँ जबलपुर सबसे उपयुक्त है। चाहे आपको कोई माल कन्याकुमारी भेजना हो या श्रीनगर भेजना हो या कलकत्ता भेजना हो या मुंबई भेजना हो, बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ पर और जगह भी उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है। जैसा विश्वनाथ जी ने कहा, शायद आत्मविश्वास चाहिए। मुझे इंडस्ट्री में भी और टाटा डीलरशिप में भी कभी कभी नेशनल अवार्ड जब मिले तो लोगों को ये ताज्जुब नहीं होता कि मिस्टर गुप्ता आपको कैसे अवार्ड मिला, तो उनको ये लगा कि जबलपुर के आदमी को कैसे एक नेशनल अवार्ड मिला। तो ये जबलपुर को लोग जानते नहीं हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जबलपुर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर को आगे आना चाहिए। बजाय हम ये सुनते हैं चीफ मिनिस्टर से कि वो जहां जाते हैं हर एक जगह को सिंगापुर के लिए बताते हैं, मैं जबलपुर को अच्छा कर दूंगा, कटनी को अच्छा कर दूंगा, सिंगरौली को अच्छा कर दूंगा। मैं समझता हूँ ये इन बातों से बहुत कुछ नहीं होगा। जबलपुर की उपलब्धि, जबलपुर की शक्ति को, चाहे वो टूरिज्म दृष्टि से, चाहे इंडस्ट्री दृष्टि से, कि गारमेंट इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ आज मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कैसी चल रही है और क्या उसमें क्या करना है एक गारमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो मुझे ये नहीं मालूम कि जनरल मैनेजर या इंडस्ट्रीज के कौन है। आज तक मुझे कोई जनरल मैनेजर या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति मैं समझता हूँ मुझसे नहीं मिला। तो हमें ये नहीं मालूम, हो सकता है ब्यूरोक्रेसी और नेतृत्व की मानसिकता ये हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सुलझा लेगा। बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत ताकत वाले लोग हैं, यानी उनको इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट ही कुछ भी समझे कि हमारी समस्याएं क्या हैं। तो यदि ऐसा फोकस जो गुजरात में लोगों ने करके दिखाया, अगर यहाँ कुछ ऐसा हो कि बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एक एक IAS ऑफिसर या एक ब्यूरोक्रेट को नियुक्त कर दिया जाए और वो उन समस्याओं को पूरी तरह से खुद हाथ में ले,
तो मैं समझता हूँ जबलपुर जैसा शहर हिंदुस्तान में नहीं है। आपने डिप्लोमेसी की बात की तो हम डिप्लोमेसी पर बात करेंगे, लेकिन आपने जो शुरुआत की थी, आपने शुरुआत की थी कनेक्टिविटी से, तो कनेक्टिविटी तो हमारे पास बहुत अच्छी थी, लेकिन हम अगले 20 सालों की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम पिछले 20 सालों में जाते हैं, तो पिछले 20 सालों के हिसाब से हमारे पास कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी थी। हमारे पास रेलवे की कनेक्टिविटी थी, हमारे पास NH7 था, हमारे पास रिवर कनेक्टिविटी थी, लेकिन हमने उसमें डेवलपमेंट क्या किया? हमारे पास जो NH7 था आज वो खस्ता हाल है, हमने उसे 4 लेन करने की कोशिश नहीं की। हमने प्रयास नहीं किया कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज की योजनाएं आई थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की योजनाएं आई थी, वो कहीं ना कहीं जबलपुर उसका सेंटर हो सकता था, लेकिन हम उसे लाने में छूट गए। इस बात का जवाब मैं अजय विष्णोई जी से जानना चाहूंगा और फिर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जाऊंगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास चीजें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हम उन्हें संभाल कर रख पाए? अजय जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, और साथ में जो बात विश्वनाथ दुबे जी ने शुरू करी, बात वहीं से होना चाहिए। हम हैं और हमारे आंखों में सपने, और उन सपनों को पूरा करने वाली सामर्थ्य भी हम सब में है, और हम ही उस सपनों को पूरा करेंगे। हम किसी और की तरफ देखेंगे, उसकी नजरें इनायत होगी और मध्य प्रदेश में जबलपुर आगे बढ़ जाएगा, तो कभी नहीं बढ़ने वाला। बढ़ेगा जिस दिन तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत करते हैं, ये सही है कि कनेक्टिविटी जो है सो है। जो रोड्स यहाँ बनी हुई है वो बनी हुई है, बहुत अधिक रोड की कल्पना हम नहीं कर सकते। नागपुर से अपने आप से कनेक्टेड है, या नेशनल हाईवे NH7 की हम बातचीत करेंगे, 12 की बात करेंगे, स्टेट हाईवे की बातचीत करेंगे, तो वो 4 लेन से हम आज सागर के माध्यम से और झांसी होते हुए दिल्ली ग्वालियर के साथ में जुड़े हैं। जबलपुर और भोपाल के बीच में जो राज्य के लिए बात आई है, और हमारा जो 400 करोड़ की योजना बनी हुई है, वो 400 करोड़ की योजना को पूरा होने में समय लगेगा, पर उसके माध्यम से हम इंदौर, उज्जैन और उस तरफ जुड़ेंगे। और ये जो NH12 रीवा तक जाने वाला है, और रीवा से आगे इलाहाबाद बना हुआ है, रीवा तक जाने वाले इस NH12 के लिए मैंने स्वयं अपने आप में मीटिंगें ली हैं, यहाँ भी मीटिंग ली है और रीवा भी मीटिंग ली है, परंतु इस बीच में जो कंसेशनर था वो कंसेशनर ही भाग खड़ा हुआ। अब हमको दोबारा नए सिरे से कंसेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रयत्न नहीं हुए हैं। रहा सवाल, आपने एक बात कही कि हमने चतुर्भुज को सड़क को यहाँ लाने की कोशिश क्यों नहीं करी। मतलब उसका तो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट से चला था, पर एक प्रयास हमने अपने तरफ से जरूर किया था। और अर्जुन सिंह जी उस समय यहाँ पर मंत्री थे दिल्ली में, और दिल्ली सरकार में अर्जुन सिंह जी के पास मैं और कैलाश विजयवर्गीय हम दोनों साथ में गए थे। मैंने इसकी चर्चा उस समय दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री जी थे, उनसे भी बातचीत की थी, कमलनाथ जी से मैंने बातचीत की थी, कमलनाथ जी के पास भी और अर्जुन सिंह जी के पास गया था कि हमको सबको प्रयास करना चाहिए कि ये जो हमारा हाईवे झांसी और उसके बाद मुड़ रहा है, तो ईमानदारी से चतुर्भुज की जो है, जैसे अंगोछा पड़ा रहता है ना, उस तरीके से प्रदेश के उसमें पड़ गया है। यदि इसको हम घुमा देते विदिशा, भोपाल, बैतूल और नागपुर और छिंदवाड़ा और नागपुर होते हुए, तो शायद मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा और वीट का हिस्सा हमारा उससे जुड़ जाता और हमारे यहाँ से भी कनेक्टिविटी मिल जाती। समय समय की बात है, कुछ चीजें हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। पुरानी चीज को रोना नहीं रोना चाहिए, आगे भविष्य के सपने देखना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए जतन करना चाहिए, और हमें खुद को करना चाहिए। इसकी मान्यता की तरफ हम दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। पर मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, जब हमें ही सब कुछ करना है तो हमारे अपने लोगों की क्वालिटी उसको बढ़ाने की बातचीत करें, और उसकी दिशा में हमारे आने के पहले जो डिस्कशन चल रहा था एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र के भी लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं इस मंच के ऊपर, उस एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को पैदा करने की बात करते हैं। आप विद्रोही शिक्षक और विद्रोही छात्र की बातचीत करते हैं, साहस की बातचीत करते हैं, तो ईमानदारी की बात यह है कि जब तक क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होगा। आज मैं एक बहुत छोटी सी बात करता हूँ, कॉल सेंटर चाहे ना खुल रहे, क्योंकि कॉल सेंटर के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी चाहिए। कॉल सेंटर के लिए तो जो हाल वाल चाहिए यहाँ सस्ते मिल जाएंगे, जो लड़के काम करने वाले चाहिए, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज और साइंस कॉलेज यहाँ हैं, उससे निकले हुए लड़के बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। क्यों नहीं आ रहे कॉल सेंटर? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज या साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ निकला हुआ लड़का 4 शब्द अंग्रेजी के ठीक से बोल ही नहीं पाएगा, कॉल सेंटर में काम ही नहीं कर पाएगा। बेसिक एजुकेशन हमारी जो अपनी है उसकी अपनी कमजोरी है। हम बड़े भारी कॉलेज खोल रहे हो, बहुत बड़े कैंपस बना रहे हो, तो क्वालिटी एजुकेशन उसमें जब तक नहीं देंगे तब तक हम इस दिशा में न स्वयं आगे बढ़ पाएंगे, न जबलपुर को आगे बढ़ा पाएंगे, न जबलपुर के लिए आंखों में सपने देखने वाले दिमाग ला पाएंगे, और न हम जबलपुर के उन सपनों को पूरा करने के लिए जो ताकत होना चाहिए। देखिए, सपने वो नहीं होते जो सोते में आते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और खुली आंखों से देखे वाले सपनों के दिमाग हमको
चाहिए, वो हौसले यहाँ पर चाहिए, वो हमारे अपने सबके बीच में से आएंगे। हम सब जो कि आज की तारीख में उम्र के आगे पड़ाव के मतलब बढ़ चुके हैं, उनकी भी यह जवाबदारी है कि आने वाली पीढ़ी को उस दिशा में लेके चले, ताकि 2020 का जो जबलपुर है वो पूरा करने में हम सबको योगदान के साथ साथ उनकी ताकत का इस्तेमाल हो पाए। अब मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ से जो आवाजें निकल रही हैं वो इस पत्थर को पिघला पाती हैं या नहीं पिघला पाती हैं। अजय जी, आपने कहा डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और हम लगातार चीजें करते जा रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या हमने वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं? संदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप एक डेवलपर हैं, इस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या आप उससे खुश हैं या इसमें और कुछ सुधार की जरूरत है? आप किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहे हैं? क्योंकि वो लोग मौजूद हैं इस मंच पे, वो लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन शरीर बदल जाएगा, लेकिन राजनीति की रूह वही रहती है। राजनीति कभी रूह नहीं बदलती, कभी कांग्रेस होगी, कभी भाजपा होगी। और इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो ये दो चेहरे हमारे पास मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी जरूरत क्या है। आखिर कहीं ना कहीं चेहरे कोई और हों लेकिन काम वही होंगे। अजय जी, जबलपुर में बुनियादी सुविधाएं तो सब कुछ है, उनको सही दिशा में मोड़ना है। सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ हैं, पानी की सुविधा है, बिजली है, इंडस्ट्री के लिए जगह है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है। हम लोग अपने व्यवसाय को देखें तो बिल्डर्स जो भी हैं जबलपुर में, सब अपने अपने ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में जैसे हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसके लिए रोड, नाली, बिजली, पानी सारी व्यवस्था करके अपने लोगों को देते हैं। ऐसा ही पूरे शहर में उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है सरकार की तरफ से कि भैया इस शहर को इस प्रकार से डेवलप करें। जैसे एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, वहाँ सारी सुविधाएं जुटाता है, पूरा साफ सफाई A to Z ऐसी व्यवस्थाएं रखता है कि वो उससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट ही ना दिखे। वैसे इस शहर को उसी ढंग से डेवलप किया जाए, उसी ढंग से पूरा शहर को अपना प्रोजेक्ट समझ करके एक पूरी टीम यहाँ पर के आगे आए कि भैया इस शहर को भी हमें अपने पान के अपना इस प्रोजेक्ट की भांति चलाना है। जो रोडें हैं यहाँ पे, जो और दूसरे बुनियादी सुविधाएं हैं, उस सबको एक सही दिशा में मूव करना है। उस ढंग से आगे बढ़े तो इस शहर में हर संभव विकास किया जा सकता है। यहाँ सब कुछ मौजूद है। महेश जी, कैसा मास्टर प्लान चाहते हैं अगले 20 सालों के लिए? वर्तमान का जो मास्टर प्लान है वो एवरेज मास्टर प्लान है। मतलब मुझे ये लगता नहीं है कि 2020 के विजन को लेते हुए मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। अभी किसी भी नगर को महानगर का यदि रूप देते हैं अपन, तो दो चीजें मुख्यतः आती हैं। पहले आती है रोड और दूसरी आती है बिल्डिंग। यदि आप कहीं पर भी नागपुर जाते हैं, इंदौर जाते हैं या कहीं पर भी बड़े शहर में जाते हैं, जैसे ही अपन बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से उतरते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं। शहर का विजन समझ में आ जाता है 5 मिनट के अंदर कि यहाँ की वातावरण क्या है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम क्या है। हम यदि पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना करते हैं तो जबलपुर की तुलना में पड़ोसी राज्यों के जो तुलनात्मक शहर हैं, लाइकवाइज रायपुर, लाइकवाइज बिलासपुर, लाइकवाइज भोपाल, ग्वालियर, तो उनका पर कैपिटा इनकम हमारे पर कैपिटा इनकम से पर पीपल अधिक है। क्यों है? हमने कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि पर कैपिटा इनकम उनका अधिक क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जो शहर है ये सीनियर सिटीजन शहर बनता चला जा रहा है। सर्वप्रथम हमको उसको रोकना पड़ेगा। आज हमारे घर से, आपके घर से हर चौथा बच्चा पुणे में है, कोई हैदराबाद में, कोई बेंगलोर में है। क्यों? यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता और वहाँ पढ़ने के बाद में आंसू बहाता है कि पापा आप भी आ जाओ। यहाँ का खुला वातावरण और यहाँ का आवाभगत वहाँ की जबलपुर की तुलना में यहाँ ज्यादा अच्छा है। कई लोग चले भी गए हैं और कई जाने के इच्छुक भी हैं। हमको सबसे पहले उन्हें रोकना होगा कि यहाँ हम कमजोर कहाँ पर हैं। मन के हारे सो हार, मन के जीते सो जीत। सपने देखना नहीं है, सपने साकार करना है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सबसे पहले हमको वहां पर एक स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ेगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चे रुक सके। वो रुकते हैं तो हम भी रुकेंगे। यदि हम रुकेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ उत्थान करेंगे, प्रगति करेंगे। जैसा आपने पूछा कि मास्टर प्लान, मैंने बताया कि जो 2020 का विजन को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है। मास्टर प्लान जो तैयार किया गया है वो 2014 और 2015 के विकास को देखते किया हुआ है। FAR जो है यहाँ पर हाईएस्ट FAR जो है 1.75 का है। मतलब 1.75 का FAR जो है वो 8 लाख या 9 लाख की पॉपुलेशन के आधार पर FAR मिलता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 17 लाख से बढ़कर पॉपुलेशन है। तो मुझे लगता नहीं कि FAR के साथ में कोई तर्कसंगत किया गया या तुलनात्मक सही कदम किया गया है। आखिर आप चाह, हमारे जो डेवलपर्स हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि चाह क्या रहे हैं, उम्मीदें क्या हैं, कि हमें किस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए कि सुधार हो सके। जो चीजें हैं वे तो चल रही हैं, जो चीजें गुजर गई वे गुजरे वक्त की बातें होंगी, लेकिन आगे हमारी क्या उम्मीद है, हमारा क्या विजन होना चाहिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ अपार संभावनाएं हैं।
जबलपुर मतलब यदि गहराई से देखें, एशिया में सर्वाधिक पावर प्लांट इस परिक्षेत्र में है, जहां तक मेरा अपनी समझ है। आप बालाघाट चले जाएं, आप शहडोल चले जाएं, मतलब नियर बाय आप देखते हैं तो एशिया में सर्वाधिक पावर प्लांट, सर्वाधिक सीमेंट प्लांट इस क्षेत्र में है। जहां तक शहडोल को ज्वाइन कर लेते हैं, सिंगरौली को जोड़ लेते हैं, बालाघाट को जोड़ लेते हैं, जबलपुर को जोड़ लेते हैं, दमोह को जोड़ लेते हैं, सतना को जोड़ लेते हैं, तो विजन जो है बहुत अच्छा विजन है। मतलब यहाँ पर उन्नति प्रगति जो है जबलपुर से बढ़कर, क्योंकि इन सब छोटे छोटे शहरों में एक बड़ा शहर क्या बनता है, जबलपुर ही बड़ा शहर है। आसपास जो शहर है सब छोटे छोटे शहर है, तो उनको डेवलप जो करेगा, उनकी जो पूर्ति करेगा कौन करेगा, जबलपुर ही करेगा। तो आने वाला संभावनाएं जो है बहुत ही अच्छी संभावना है। विश्नोई सर से मेरा एक सवाल है सर, जैसे कि इंडस्ट्रियलिज्म की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज बनाए जाएं, ये की जाए, तो नेचर को बिना इफेक्ट किए, प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ किए कितना ये संभव है, कितना पॉसिबिलिटी है कि इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट जबलपुर को बढ़ाना प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए? इंडस्ट्री के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जब कहीं कोई बहुत बड़ी लैंड की जरूरत पड़ती है तब बात आती है। जहाँ तक पोल्यूशन जो क्रिएट करने की बातचीत होती है, तो आजकल पोल्यूशन के मामले में इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि हम पोल्यूशन को मैनेज में मेंटेन कर सकते हैं। प्रकृति के छेड़छाड़ का कहीं कोई सवाल नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ बहस थोड़ी सी गलत दिशा की तरफ जा रही है, उसको सही दिशा की लाने की जरूरत है। हम भविष्य का सपना क्या देख रहे हैं, अभी हम फिर से आ गए उन्हीं बातों पर, हम शिकायतों पर उतर आए, हम अपनी गलतियों को खोजने लगे, हम अपने भविष्य को सपने देखने की बात और दिखाने की बात करने के लिए मैं समझता हूँ अजय जी आपने हम सबको यहाँ बुलाया कि क्या होना चाहिए। यदि हम खेमतानी जी के शब्दों में कहें तो ये होना चाहिए कि साहब मास्टर प्लान यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। आपकी जानकारी के लिए उसका रिवीजन चल रहा है, मार्च तक रिवीजन चलेगा। आप उसमें योगदान दीजिए, लोगों को सुझाव दीजिए, सुझाव के साथ में उसके बाद को दमदारी के साथ रखिए। आप कहिए कि FAR 1.75 नहीं 2.5 होना चाहिए है। आज की तारीख में आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाना है, आप बना सकते हैं। उसके लिए एक नाम्स बने हुए हैं कि इतने फुट यहाँ छोड़ना पड़ेगा, उतने फुट वहाँ छोड़ना पड़ेगा, इतनी चौड़ी सड़क पे आपको बनाना पड़ेंगे। पर हम कहें कि नहीं, हमको हमारी गली कुलिया के अंदर भी हाई राइज बनाने दो, तो नहीं बनाने को मिलेंगे, क्योंकि बिल्डिंग के लिए वो आज की तारीख में आवश्यकता नहीं है। तो हम भविष्य के सपनों को देखने की बात करें तो जबलपुर को हम भविष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जबलपुर महाकौशल का केंद्र है। मैं आज भी जानता हूं कि रीवा का आदमी हो, सतना का आदमी हो, सागर का आदमी हो, दमोह का आदमी हो, नरसिंहपुर का आदमी हो, दौड़ लगा के आता है, इलाज कराने तो जबलपुर आता है, पढ़ने के लिए आता है तो जबलपुर आता है, हाई कोर्ट आता है तो जबलपुर के लिए आता है, मजदूरी करने आता है तो जबलपुर के लिए आता है, और अपने लिए बाजार ढूंढने आता है तो जबलपुर आता है। तो इस जबलपुर का अच्छा बनाए ना, जबलपुर है अच्छा, तब तो ये लोग आ रहे हैं, यह केंद्र बिंदु है इसलिए तो ये आ रहे हैं। अच्छा अस्पताल कैसे बनेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे कौन से आएंगे, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। मेरी खुद मेदांता ग्रुप के साथ में 2 बार बातचीत हुई, हमारे पास हम देख रहे हैं और दूसरे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ आ रहे हैं। धीरे धीरे जबलपुर इस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। हमारे अपने लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेके सौरभ भाई आ रहे हैं, खालसा वालों का हमारा मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अपना जो है शेप लेने चल रहे हैं। भविष्य की दशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री और उद्योग के दृष्टिकोण से बातचीत करें तो उद्योग के लिए भी चाहे वो रिहाई का एरिया हो, इस सब के लिए भी जो मध्य प्रदेश ने अगले इस 5 साल के अंदर 5000 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा में लगाए हैं, उसमें जबलपुर को भी शामिल किया है। और उस दृष्टिकोण से बात करेंगे। पर उद्यमिता जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उद्यमिता कहां से आएगी, वो हमारे अपने अंदर से आएगी। वो किसी के लिखते और पढ़ाने से नहीं आएगी, किसी लीडरशिप को देख के नहीं आएगी। वो साहस जो आएगा हमारे अपने अंदर से आएगा। बहुत से लोगों ने जो कुछ नहीं थे उन्होंने साहस करके अपने आप को बना दिया। ऐसे उदाहरण हमारे विश्वनाथ दुबे जी ने दिखाए और बताए हैं। ऐसे ही साहसी लोगों को आगे बढ़ने के, आगे आने की आवश्यकता है। आज पैसा उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, सिर्फ हमें देखना है कि हम बेच क्या सकते हैं। जो बेच सकते हैं वो बनाने की बात करो। बनाने की दिशा बताने वाले बहुत से ज्ञानी बैठे हुए हैं, फंड्स और फाइनेंस की व्यवस्था देने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ विजन चाहिए, कहाँ कब क्या बिकता है और कहाँ क्या बेचना है, उस दिशा में हम बढ़ सकते हैं। अजय जी एक मिनट अजय जी, मेरा एक क्वेश्चन विष्णु साहब से है कि भविष्य और सपने देखने की हम जो बात कर रहे हैं और हम जहाँ भविष्य में पहुँचेंगे उसमें लीडरशिप का क्या योगदान रहेगा, और जबलपुर में उतनी लीडरशिप मिलेगी और वो लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप होगी, और जो लीडरशिप पैदा होगी उसके ऊपर में दिल्ली और भोपाल की नज़र भी रहेगी, और इस लीडरशिप को भोपाल और दिल्ली में भी नेतृत्व मिलेगा और वहाँ उनका एक पद मिलेगा, सहारा मिलेगा, और वो जबलपुर का लीडरशिप उसमें अपना योगदान दे पाएगी। इसकी क्या संभावना है और इस कैसे पूरा होगा? बहुत कड़वा प्रश्न पूछा है सौरभ भाई ने। देखिए, लीडरशिप तो जनता देती है, जिसको आगे बढ़ा दे, जिसको वोट दे दे वो बन जाता है। उसमें जो विजन हो, उसमें जो क्षमता हो, वो जितना दूर तक देख पाएगा उतना उसको भी महत्व मिलता है।
दिल्ली की लीडरशिप हो या भोपाल की लीडरशिप, उसी को वेटेज देगी जिसको कुछ करना आता है, जिसको कुछ देखना आता है, उसी के हिसाब से वजनदारी। क्षेत्रीयता के हिसाब से किसी को मौका मिल जाएगा, पर यदि उसमें दमखम नहीं होगा, उसमें विजन नहीं होगा, तो वो जबलपुर को निश्चित रूप से आगे नहीं लेके जा पाएगा। चूंकि मैंने कुछ साल सरकार के साथ में गुजारे हैं और बहुत सी चीजों को मैं उदाहरण के देता हूँ कि जबलपुर में मेडिकल की विश्व यूनिवर्सिटी को लेके आए, तो वो हमारा अपना विजन था, हम अपनी उसकी बातचीत करते थे, हम उसको धीरे धीरे धक्का दे के लेते आए। प्रेस के हमारे साथी हमसे कहते थे कि साहब जबलपुर की बात करो। जब मैं खुद भी मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, मैंने कहा बिल्कुल जबलपुर की बातचीत नहीं करेंगे, पर हमको मालूम है किस दिन किस मौके पे जबलपुर इसको ले आके खड़ा कर देना है, उसमें हम सफल हुए। वेटनरी यूनिवर्सिटी यहाँ लाने की बातचीत हुई, बहुत अखबार वालों ने यहाँ पे हाय तौबा मचाई कि साहब कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा ताई लगी हुई हैं, मऊ में उसको लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी अपनी मर्जी में ले आऊंगा, मैंने अपनी दस्तखत से उनको लेके आया। बोरलाग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी चर्चा बहुत कम लोग जानते होंगे, ये इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसको आज मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर के अंदर आके काम कर रहा है। वो आने वाले 10-20 साल में जबलपुर की तस्वीर बदलेगा, क्योंकि जबलपुर में जो देखिए कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट होगा उसके लिए जेब में पैसे चाहिए, चाहे वो कॉमर्स का डेवलपमेंट हो चाहे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। जब तक व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं होगा, व्यक्ति मतलब एट लार्ज हम बात करें तो हमारे यहाँ किसान है, गांव का व्यक्ति है, तो किसान की जेब में कैसा पैसा आएगा, वो बोरलाग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात है। जिस रूप में हम उसके लिए गए, सारे विदेशी साइंटिस्टों को यहाँ संतुष्ट किया, मुख्यमंत्री से रेड चेक लेके आए और उनको लेके हमने 500 एकड़ जमीन दे दी, बरगी की नहर दे दी, 32 kV का सब 33 kV का सब स्टेशन हमने उनको दे दिया, हमने रोड उनके बना के दे दी। उस सब के कारण आज चीजें थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मेरा प्रश्न भूतकाल के और जो हो चुका उन पर नहीं था, मैं भविष्य में क्वालिटी लीडरशिप की बात करना चाहता हूँ। सौरभ अजय जी, जी, एक मैं भविष्य आपको में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अजय भविष्य जी की ये जो क्वालिटी मंच है लीडरशिप कैसे हमारा, बने? हम विजन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाने का मंच नहीं नहीं नहीं, मैं केवल मुझे कहीं ना कहीं यही लग अजय जी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाह रहे मंच केवल इतना चाह रहे हैं कि क्या आज जबलपुर में क्वालिटी लीडरशिप है, इससे आप संतुष्ट हैं, और नहीं है तो भविष्य में क्वालिटी लीडरशिप कैसे आएगी, और हमें इसके लिए क्वालिटी लीडरशिप की ओर किसकी ओर देखना होगा? केवल मैं इसका जवाब बिल्कुल आपसे पूछूंगा सौरभ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। क्वालिटी लीडरशिप क्या, एक बच्चे को अच्छा कह दो तो वो अच्छा होने लगता है, उसको गधा कह दो तो गधा बनने लगता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अपने को सबको मालूम है, एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दिन पर दिन लोगों के ऊपर असर करता है। अपने लीडर्स को गधा कह दो तो गधे हो जाएंगे, होशियार कह दो तो होशियार हो जाएंगे, है ना। आज बताइए, हम लोग बैठे हैं यहाँ, बैठे, हमारी शक्ल देख लो, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन अपने अपने फील्ड में सबने एक्सेप्शनल काम किया, है ना। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, है ना। अब इनको कैलाश विजयवर्गीय से घटिया समझ लो तो समझ लो, और कैलाश वर्गीय से बैठा समझना हो तो समझ लो। आज कैलाश विजयवर्गीय और अजय विष्णु में फर्क देखते हो तो देख लें, और नहीं देखते तो ना देखें। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में सबसे बड़ा गुण है कोऑपरेशन का। इंडिपेंडेंस इज ए ग्रेट वर्च्यू, बट इंटरडिपेंडेंस इज इवन ग्रेटर, है ना। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था जब मैं महापौर था। अजय चुपके से अजय कहता हूं मैं क्योंकि मेरे से छोटे हैं और मेरे दोस्त हैं, तो अजय चुपके से आया, क्या दुबे जी दिग्विजय सिंह की सरकार है, अपन लोग दोनों मिलके चलें नॉन पार्टी बेसिस पे और जबलपुर के लिए पैसे लाएं, पर पब्लिसिटी ना कराएं। लड़ाई होती पब्लिसिटी में, क्रेडिट लेने में। हमने कहा ठीक है। हम लोग गए, एक दिन की मेहनत में 55 करोड़ रुपए लेके आए। मतलब हम अगर एटमॉस्फेयर करें कोऑपरेशन का, आज बहुत बिटर है रिलेशंस कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, है ना। पर भैया वो जब तक इलेक्शन है तब तक बिटर है, उसके बाद तो फिर दोस्ती का माहौल बन जाए, अगर ऐसा माहौल बना पाए सौरभ अपन लोग जो अपन थोड़ा सौरभ की बात का जवाब देना चाहूंगा, सौरभ की बात का जवाब देना पाऊंगा। लीडरशिप कैसे पैदा होगी, क्वालिटी लीडरशिप आज है क्या जबलपुर में? लीडर की क्वालिटी कैसे सुधरेगी, लीडरशिप का विजन कैसे सुधरेगा? मैं मित्रों, हमको जबलपुर को क्या चाहिए, लीडर्स को बुला के सुनना बंद कर दो। एक सेकंड, मेरी बात सुन ले यार। देखो भैया, क्वालिटी क्या कहते हो मैं नहीं जानता, लेकिन हारे हुए महापौरों में सबसे अच्छा महापौर हिंदुस्तान का यहाँ बैठा है। अब क्वालिटी मानो या ना मानो, नहीं, मेरा कहना है कि जो नेता हैं वो हैं, उन्हीं से हमें काम लेना। नेताओं को बुला के उनको सुनना बंद कर दो, उनको सुनाना शुरू कर। अजय जी, मैं सुनने और सुनाने की बात नहीं कर रहा हूं। और मीडिया को उस चर्चा से दूर रखो। अजय जी, मीडिया को बहुत जल्दी रहती है छोटी सी बात दुनिया को बता देना। एक मिनट, मैं विष्णु साहब से एक क्वेश्चन विष्णु साहब का,
लीडरशिप है। और अभी आपने भी बात की, थोड़ी सी फिलॉसफी और दार्शनिक बात होगी दुबे साहब ने जो की क्वालिटी लीडरशिप को उस तरह से डिफाइन किया। मैं अजय जी केवल ये बात करना चाहता हूँ विष्णु साहब से कि क्वालिटी लीडरशिप देने की जो जवाबदारी है वो क्या संगठन और पार्टियों की नहीं है कि जो लीडर खड़े करे जाए उनमें क्वालिटी हो? केवल जनता ही इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो जिनको चुनती है वो है? क्या एक क्वालिटी लीडर हमको देने के लिए एक पार्टी को भी हम नहीं कह सकते कि हमको एक ऐसा लीडर दिया जाए जिसको हम चुन रहे हैं तो उसके बीच में चुनाव करते समय हमें दिखना होगा कि ये लीडर हमारे लिए उससे ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास ऐसे ऑप्शन देने वाली पार्टियां ऐसे ऑप्शन क्यों नहीं देती हैं कि जबलपुर में क्वालिटी लीडरशिप आए? देखिए अभी ऐसा है ना कि वो ऑप्शन आने के लिए आपके पास 4 साल समय दूर है। ये 4 साल हमें व्यर्थ नहीं गंवाना। हमारे जो नेता हमको मिल चुके हैं 4 साल में, उनसे ही हमको काम लेना है। उनसे काम लेना है तो उनको जो नहीं आता है वो उनको हमें सिखाना है। उनको सिखाना है। यदि आप खुले मंच से सिखाने की कोशिश करोगे तो वो निश्चित रूप से आपकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई ये बताए कि मेरे को नहीं आता है और आप मेरे को सिखा रहे हो। और इसीलिए मैंने कहा ना, फिर आप यदि इस प्रश्न की बात करें, और भी लोग हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। यदि मैं लीडरशिप की बात करता हूं तो आज तक सबसे बड़ा ये प्रश्न रहा है कि लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा थंब रूल है, लीडर बनाए नहीं जा सकते। हम किसी को नहीं सिखा सकते। लीडर तो लीडर होता है, लीडर पैदा होता है। लीडर तो पैदा हो चुका है। लीडर तो वही है साहब, लीडर वही है जिसमें विजन है। हम आगे दूसरे विषयों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे पैनल में बहुत सारे लोग हैं। और जैसा कि विष्णु जी ने एक बात कही हुई थी कि मेरी मेदांता में बात चल रही है, तो सेल नेटवर्क यस भारत ने बहुत प्रयास किया था कि मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रहन जी को जबलपुर लाया जाए, और हमने उन्हें जबलपुर लाने में सफलता भी मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लीडरशिप क्राइसिस है कि हमारे यहाँ जो एयर कनेक्टिविटी है वो इतनी पुअर है कि उन्होंने जबलपुर शहर में रात रुकने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमें मॉर्निंग में फ्लाइट चाहिए दिल्ली जाने के लिए। अगर आप हमें मॉर्निंग में दिल्ली फ्लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम सारा दिन जबलपुर में बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने दिल्ली से घोषणा की हुई थी, और विवेक तनखा जी ने और आशीष शुक्ला जी के माध्यम से जो हमने घोषणा की हुई थी कि मेदांता का सेंटर जबलपुर में आने वाला है, नरेश त्रहन हमारी इस पुअर कनेक्टिविटी के चलते जबलपुर नहीं आ पाए, नहीं तो जबलपुर में आकर वो घोषणा करते। और मैं दूसरी चीजों पर आना चाहूंगा। हमारे बहुत ही सीनियर लीडरशिप की बात चल रही है, तो मैं लीडरशिप की बात को मैं रजनीश जैन जी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमने रखने जा रहे हैं। उसके बाद मैं जैन सर के पास आऊंगा और हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके लिए तो बात कर रहे हैं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स एक ऐसी चीज है जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा है, लेकिन साउथ इंडिया में पूरी की पूरी सफाई जबलपुर से हो रही है। इसे हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं वो जैन सर से जानेंगे। पहले रजनीश सर, लीडरशिप पर आप कुछ कह रहे थे। अभी जैसे मैंने सौरभ जी की बात सुनी, विष्णु जी की बात सुनी, आपकी बात सुनी, कहीं सवाल लीडरशिप का नहीं है। सवाल है हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा जबलपुर के लिए। हम सब नागरिकों को मिलकर जबलपुर का विकास करना होगा। हम अपनी सोच बदलेंगे। हम जब तक इंदौर जैसा नहीं सोचने लग जाएंगे, हम जब तक अपने जबलपुर को इंदौर नहीं बना सकते। हम नागपुर जैसा नहीं सोचने लग जाएंगे जब तक हम नागपुर, किसी लीडर ने ना इंदौर बनाया है ना किसी ने नागपुर बनाया है, वहां की जनता ने बनाया है। रजनीश जी, लीडरशिप एक विश्वास का नाम है ना। आज से पहले भी प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी आए, कितने $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले 6 माह में इंडिया में घोषित हो गया और आ गया। वही शेयर जो 20,000 का था आज 28,000 में शेयर मार्केट आ गया। ये एक विश्वास है। हम तो सब सोचते हैं, लेकिन जब हमको लगेगा कि हमारे पास विश्वास है तब तो हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सर जी प्लीज कंटिन्यू करने से, बहुत पैनल बहुत बड़ा है और समय थोड़ी इंदौर में नर्मदा नदी का पानी जो मिल रहा है सिर्फ जनता के कारण मिल रहा है, किसी लीडर के कारण नहीं मिल रहा है। ये सोचना पड़ेगा। रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहे थे, तो जैन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरा तो आपसे पहला परिचय के बारे में मैंने काफी सुना हुआ था कि आप एक लंबे समय से रेडीमेड गारमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की क्या स्थिति और कैसे इसे सुधारा जा सकता है, मैं इस विषय पर जानना चाहूंगा। इस विषय पर बताने के पहले मैं दुबे जी के साथ की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा कि मैंने कहां से क्या और कैसे कैसे हुआ है। थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लूंगा। मैं जिसको आप लोग अपनी बुंदेलखंडी भाषा में देहाती बोलते हैं, मैं बिल्कुल शुद्ध देहाती हूँ। दमोह से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुआ था, जहां एक प्राइमरी स्कूल भी बड़ी मुश्किल से था। पता नहीं क्यों मेरे मन में जिज्ञासा थी कि कुछ थोड़ा सा पढ़ने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। बड़े भाई साहब से कहा तो मुझे परमिशन मिली। 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उस समय ये सन 46 की बात थी। तो उस समय मैं वहां से दमोह जब आया तो जिस दिन हमारे यहाँ सालाना एग्जामिनेशन होते उस दिन मेरा नाम लिखा गया 5th क्लास में। और ये सारी भूमिका मैं क्यों बता रहा हूँ उसका अब आ रहा है। मुझे सारे सब्जेक्ट्स में 5th क्लास में 0 मिले थे। क्या आप कल्पना कर सकते कि 0 वाला भी कभी पास हो सकता है?
और ऊपर वाले ने ऐसी देन दी कि 1947 का वो साल था और हमें आजादी मिली थी, और उस आजादी में सारे डिपार्टमेंट में जनरल प्रमोशन, कैदियों को छूट, उसमें एक मैं भी था, मेरे को भी सारे सब्जेक्ट में 0 होने के बाद मेरे को जनरल प्रमोशन मिला और मैं 5th क्लास में चला गया। लालसा थी कि कुछ करना है, स्थिति बड़ी खराब थी, गांव का देहाती था, पैसा कुछ था नहीं, इसी तरह से ले दे के मैंने मैट्रिक पास की, अपने भाइयों को इंजीनियर बनाना था। मैं एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखे बगैर बॉम्बे चला गया, वहां बॉम्बे जाकर के मैंने छोटा सा काम किया, साथ में स्टडी करता रहा और मैंने स्टेनोग्राफी सीखी। आप लोगों को ये भी जान के बड़ी वो होगी कि मैं अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में मरीन ड्राइव पे 3 महीने के लिए स्टेनोग्राफर की सर्विस की, किंतु मन में एक चीज थी कि हमें कुछ भी करना है, खुद का करना है। वहां से मैं आया, यहाँ मेरी एक रिटेल की दुकान थी बॉम्बे शॉप करके, उसमें कुछ दिन रहने के बाद फिर वही ख्वाब था कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं एक मास्टर मिला, एक हमारे को सीने वाला मिला, इस तरह से लेके किया। करने के बाद जो अभी हमारे दुबे जी बोल रहे थे कि देखिए करने के लिए ताकत होनी, ताकत के लिए पेशेंस होनी। आज का युग बड़ा अजीब गरीब हो गया है, सब कोई तत्काल के पीछे पड़े। टिकट हम पहले से बुक नहीं कराएंगे, क्यों? हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, हम तो तत्काल में उसी दिन बना लेंगे, उसी दिन ले लेंगे। इसी तरह से हमारे एजुकेशन तत्काल चाहते हैं, हम जैसे ही निकले हमको उसी समय बढ़िया नौकरी मिलना चाहिए, उसी समय हमें सब कुछ होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए तत्काल नहीं होता, पेशेंस चाहिए। आपको घाटे खाने हैं, उसके बाद भी आपको लगन भर हो, आप घाटे खाते जाइए, हमारे लगन होगी तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि किसी तरह से भी आपकी इंडस्ट्री खड़ी होगी। अब मैं इतना समय आपका इस भूमिका में ले चुका हूं, उसके बाद अब मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा। गारमेंट की इंडस्ट्री बड़ी पेशेंस वाली इंडस्ट्री है। यदि इसमें किसी को आना है तो बहुत पेशेंस के साथ आना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बड़ी तकनीक होती नहीं है, डिजाइनिंग सब कॉपिंग ज्यादा है, 90% फैशन चलती है और सब कॉपिंग वाली है, किंतु चाहिए पड़ती है पेशेंस। पेशेंस के साथ में यदि आप उद्यम करते चले जाएंगे तो वही हाल होगा जो इस समय हुआ है। हमने यानी समझिए 45 साल पहले एक आदमी से शुरू किया था, आज देख के आंखें ऐसी प्रफुल्लित होती कि 400 यूनिट है और यहाँ लगभग प्रत्यक्ष रूप से रेडीमेड गारमेंट में 1.25 लाख से ऊपर आदमी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी लोगों ने उसको आंका नहीं है, इसके साथ अब जो डेवलप हुए हैं कपड़े वाले, बटन धागे वाले और पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक की यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही है पैकिंग, पॉलीथीन पैकिंग की, वो इतनी बड़ी हुई हो गई है कि महाकौशल का यहाँ का माल भी नागपुर जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख करके बड़ी आत्मा खुश होती है। और अब एक अवसर बहुत अच्छा आया है, हमारा एक रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के लिए 14 साल से संघर्ष चल रहा था। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको लेके आए थे, लेमा गार्डन में 8 एकड़ में वो एक हमने तैयार हो गया है और ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 महीने में वो भी हो जाएगा। वहां बिल्डिंग खड़ी हो गई, कंस्ट्रक्शन खड़ा हो गया है, उसका आवंटन भी अभी 16 तारीख को हो चुका है। उससे अपार संभावना ये होगी कि जिनको इसमें आना है, बात ये है कि पेशेंस के साथ आए, इसमें बराबर आए और इसको इस इंडस्ट्री के साथ में यदि जुड़ेंगे तो ये निश्चित है कि आपको जो एजुकेशन से बाहर भाग रहे हैं, इधर से भगा दिया जा रहा, उधर से एकदम प्रोग्रेस नहीं मिल पाती। पेशेंस के साथ चलोगे तो मल्टीपल प्रोग्रेस मिलेगी। और एक चीज जो अभी आप कह रहे थे, सबसे ज्यादा सफर अब हम लोग हो रहे हैं एयर कनेक्टिविटी से। एयर कनेक्टिविटी नहीं होने से ये साल में हम लोगों को 30% का लॉस हुआ है। नागपुर का रोड, अभी हमारे बात चल रही थी कि हमारे रोड से इतने अच्छे नागपुर का और जबलपुर का जो रोड है ना, वो कहने से नहीं होता, प्रैक्टिकली में इतना खराब हो गया है कि यहाँ आने वाला आदमी नागपुर से ही वापस चला जाता, यहाँ आना नहीं चाहता। क्यों? आपका रेलवे लाइन का तो प्रोजेक्ट तो बेकार में पड़ा हुआ है, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में लाने के लिए। वो तो ना ये पार्टी ना वो पार्टी, में पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली में वो आ ही नहीं रहा है, जिससे कि आपके यहाँ से इटारसी से घूमने में लगते हैं 10 घंटे, वहाँ जो 5 घंटे में आने का वो हो नहीं पा रहा। ट्रेन की कनेक्टिविटी, जैन सर कनेक्टिविटी के बारे में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं होने से नागपुर से आदमी सीधा वहां भाग जाता, या कुछ थी एक वो आती थी जो बम्बई से आती थी फिर यहाँ इंदौर चली जाती थी, वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। इस साल हम लोग इस वजह से बहुत जम के सफर किए हैं और हम चाहेंगे कि किसी तरह से इसको यदि
करवा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, बस एक ही बात बोलूंगा, यदि गारमेंट सेक्टर में आना है तो पेशेंस के साथ आइए, अपार संभावनाएं हैं और बड़ी अच्छी तरह से आप इसमें प्रोग्रेस करके दिखा सकते। कनेक्टिविटी की बात कहीं ना कहीं, कनेक्टिविटी की चर्चा, एयर कनेक्टिविटी की चिंता बिल्कुल नहीं करें। एयर कनेक्टिविटी अपने आप आएगी, किसी नेता के लाने से नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ एयर वाले देख चुके हैं कि यहाँ फ्लायर्स हैं, महंगे फ्लायर्स, ज्यादा टिकट पैसे देके भी खरीदने वाले फ्लायर्स हैं। सिर्फ जैसे जैसे लोगों के पास प्लेन उपलब्ध होंगे और उनके पास स्लॉट उपलब्ध होगा, उनको लाइसेंस और परमिशंस मिलेंगी, वो जबलपुर की तरफ अपने आप आएंगे, इसमें आप निश्चित रहिए। अब वो मजबूरी थी, एयर इंडिया वाले आए, उनकी अपनी परेशानी के कारण डूब गए, स्पाइस जेट वाले की डिस्कनेक्टिंग हुई, वो अपने कारण से हुई, किंगफिशर वाला आके और टूट गया, उसकी अपनी कमजोरी के कारण होके गया, जबलपुर के कमी के कारण नहीं हुआ है। लेकिन ये जबलपुर के साथ ही हो रही है चीजें, तो कहीं ना कहीं दुखद रहती है। एक चीज में टोकना चाहूंगा बीच में, ऐसा है कि जो हमने अभी एक क्वेश्चन उठाया है कि हम लोग ने 30% सफर कर लिया है, तो क्या उस समय आएगी जब हम लोग 100% सफर कर नहीं नहीं जैन सर, सीधी सी बात है, थोड़ी सी राजनीतिक विषय है, लेकिन मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जब चीजें अपने आप होती हैं तो फिर लोगों को हवाई जहाज के दरवाजे खुलवाकर तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए कि हमने की है और ये हमारे कारण हुई है। अगर चीजें अपने आप हो रही हैं तो लोगों को तस्वीरें भी नहीं खिंचवानी चाहिए। मैं आपसे अभी जैन सर, मैं कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं जाना चाह रहा था, मैं परोहा सर से जाना चाह रहा था। मुझे सभी पैनलिस्ट को समय देना होगा कहीं ना कहीं, एक सेकंड मेरी भी मजबूरी को समझिए। एक सेकंड, देखिए पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, पहले हम मानते थे कि हाँ इसमें विरोधाभास है, यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, स्टेट में इसकी गवर्नमेंट है, इसलिए लफड़ा हो रहा है। अब वो चीज नहीं है, दोनों है, करना चाहिए और तत्काल होना चाहिए और वो होगा होना यदि लगे। अब कौन सा ऑब्स्टिकल रखा हुआ कि यहाँ जो स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी, वहाँ कांग्रेस वाले बैठे थे इसलिए अड़ंगा डल रहा था। अब कौन से अड़ंगे वाली बात है? नेताओं को यदि इस तरह से लेके गए हैं तो उनको तत्काल उस चीज का ये करना चाहिए कि दोनों मिलकर के यहाँ के लिए उसको कोशिश की जाए। पहले हमको जब भी सुनते थे, अरे साहब वहां जाते हैं वो कांग्रेस वाले बैठे, वो कांग्रेस वाले इसमें अड़ंगा डालते। नहीं जैन सर, ये सब कहने की बात है। अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, ये जबलपुर के समकक्ष शहर थे और यहाँ पर भी वही सरकारें हुआ करती थी, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी मिली जुली सरकारें, लेकिन इन्होंने डेवलप किया है तो उनकी कहीं ना कहीं विल पावर था। परोहा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, आपने भारत में भी काम किया है, भारत के बाहर भी काम किया है, आपको क्या अंतर समझ में आता है? जो चीजें वहां हमें मिल जाती हैं वो चीजें हमें यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और यस भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो टॉपिक आपने रखा विजन जबलपुर, सेल नेटवर्क, यस भारत, आप दोनों एक टीम में, विजन जबलपुर बहुत बढ़िया परफेक्ट टॉपिक है। और एक विजन को लेके मैं इंग्लैंड से भारत आया था, अपने गाँव आया जबलपुर, और हमारे आने वाले पहले बड़े प्रोजेक्ट का नाम भी विजन जबलपुर। तो ये एक विजन है, हमारी आंखों का सपना है, इसको पूरा हम लोगों ने मिलकर करना है। जमीन और आसमान का अंतर दिखा। जब मैं नया नया आया यहाँ पर, आता जाता रहता था, समझ में नहीं आता था। जब मैंने बिजनेस करने के मन से आया और मैं यहाँ सेटल हुआ, तो जो जमीन का अंतर और आसमान का अंतर है वो समझ में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और अगर जबलपुर को दुनिया का बेहतरीन, छोड़िए भारत का बेहतरीन शहर बनाना है तो सिर्फ एक चीज करना है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बनाना है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद में पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेबर, मिस्त्री, मैसनरी, कारपेंटर, बिल्डर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, तरह तरह के रोजगार हम देते हैं। जीरो एजुकेशन वाले लोग से लेकर के हाईएस्ट एजुकेशन वाले पर्सन तक को हम रोजगार देने की क्षमता रखते हैं और देते हैं। तो सबसे ज्यादा रोजगार जो इंडस्ट्री आपको दे रही है पूरे देश को, उस इंडस्ट्री को बिल्कुल आपने नेग्लेक्ट करके रखा है। अगर ये इंडस्ट्री इसी तरह से नेग्लेक्ट होते रहेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। हम कितने खुश होते रहे, हम बहुत अच्छे, ठीक है, तो हमको इसको बढ़िया बनाना है ना, दूसरों के लेवल पे लाना है। तो उसके लिए मोटी मोटी चीजें, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आपको रेड टेपिज्म बंद करना है, सिर्फ इतना सा। नेताओं का कोई काम नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो आपने रूल्स बना रखे हैं उसको आपको सिस्टमेटिक और सही करना है। एक दिन 24 घंटे लगता है एक प्रोजेक्ट के अप्रूवल में। लंदन कोई छोटी मोटा शहर तो नहीं, क्या उनको पता नहीं कि प्रोजेक्ट कितना डिफिकल्ट होता है? तो हाउ कैन दे अप्रूव योर प्रोजेक्ट विद इन 24 आवर्स? क्योंकि उन्हें बाकी साइट के अप्रूवल्स पहले करके रखे होते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने में साहब एक दिन से जब शुरू होता है, कोई ठिकाना नहीं, 3 महीने में अप्रूव होगा, 6 महीने में अप्रूव होगा, 6 साल में अप्रूव होगा। तो ये जो पूरा डिले है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 200 करोड़ की है तो जब तक वो अप्रूव होता है साहब 300 करोड़, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। तो एंड में आपका प्रोडक्ट महंगा होगा,
एंड बायर सफर करेगा, आम जनता सफर करेगी, और जो बिल्डर है, बिल्डर छोड़ी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, उसका मॉरल टूट जाएगा। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वालों को सिर्फ इस नजरिए से देखते हैं कि ये एक बिल्डर है और ये पैसे कमा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, शहर के लिए कुछ क्रिएट कर रहा है। मैं इसी विजन से हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं सर कि हम जबलपुर के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज्म को हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चैम्बर से जुड़े हुए भी लोग मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी, माफ कीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु खरे जी, जबलपुर की क्या स्थिति है और क्या जरूरत है शहर की, दोनों चीजों पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर्वप्रथम यश भारत और सेल न्यूज नेटवर्क को इस ओजस्वी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एज अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स या टूरिज्म की या इंफ्रास्ट्रक्चर की या इंडस्ट्री की, किसी की भी क्षेत्र की बात करूं तो एक तकलीफ सबके मन में है, शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, कि जबलपुर की इतना अच्छे, जैसे सबने हमारे वरिष्ठों ने कहा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ पर्संस है, लैंड अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है, हम कहीं ना कहीं जबलपुर को राष्ट्रीय मानचित्र में मार्केट करने में असफल साबित हुए। प्रदेश शासन हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे चैम्बर्स हो, चाहे कोई भी हो, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी मार्केटिंग, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केटिंग पूरी इंडिया में बहुत पुअर है। दो SEZ अगर हमको केंद्र शासन से मिलते हैं, उसकी मार्केटिंग नहीं होती, इंडस्ट्रीज नहीं आती। टूरिज्म का इतना बड़ा टूरिस्ट सर्किट, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, जबलपुर, पचमढ़ी, अमरकंटक, इतना बड़ा टूरिस्ट सर्किट स्टेट ने डिक्लेयर किया, आज उसमें निवेश कितने आए, हम कहीं ना कहीं बहुत वीक हैं। दूसरी एक चीज है, जैसा हमारे इन्होंने कहा, विष्णु जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि लीडर्स को बुलाना बंद कर दे, उनको सुनाना शुरू करें। लीडर्स के पास में, जिनके पास विजन है, वो सत्ता से बाहर बैठे हैं, जिनके पास योग्यता है वो सत्ता में नहीं है, वो बाहर बैठे हैं। जब विजन आपके पास नहीं है और हमने आपको चुन के भेजा, चाहे आपको स्टेट में चाहे वो सेंटर में, अगर हमने आपको चुन के भेजा और यदि आपके पास विजन की कहीं कमी है, तो आपके मन में सार्थकता या पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप लोगों से विजन लें, लोगों से राय करें, सलाह करें कि शहर का विकास किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहे हैं हमारे पूरे स्टेट में। एक और सबके मन में विचार आता है कि अपने स्टेट में मालवा भोपाल के बाद में शासन की जो सोच है या शासन का जो चश्मे का नंबर है बहुत तेजी से बढ़ता है, उसको महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में ठीक से दिखाई नहीं देता कि डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। जो कुछ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं वो फर्स्ट हैंड इंदौर में या भोपाल में प्रमोट किए जाते हैं। ये मैं अपने चेंबर में 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम सबके मन में है पांडे जी। दूसरी अहम चीज ये है कि शायद हमारा आज जो ये फोरम है, उस फोरम में हम लोग ने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन हम मूल विषय पे बात अभी तक नहीं कर पाए हैं कि हमारा विजन क्या होना चाहिए। विजन 2020, इसके लिए मैं इस मंच से आशीष भाई से, चौकसी जी से सबसे अनुरोध करूंगा कि ये पैनल डिस्कशन जैसा सिर्फ एक कार्यक्रम होकर न रह जाए। ऐसे पैनल डिस्कशंस के कार्यक्रम आगे भी और भी होंगे, कई लोग करेंगे। ये पैनल डिस्कशन से ज्यादा होना चाहिए, हम लोग ये मिल के प्लान करें, ये टास्क फोर्स बने। आज सब लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, टास्क फोर्स बने, एक्शन ग्रुप बने कि जबलपुर का विजन डॉक्यूमेंट हम लोग ड्राफ्ट करें और वो डॉक्यूमेंट हम लोग राज्य शासन को, केंद्र शासन को सबमिट करें कि हमारे शहर की परिकल्पना, हम जो विजन चाह रहे हैं शहर में अलग अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए, वो हमारा विजन क्या होगा। तभी इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। क्योंकि सिर्फ बात हम लोग हम लोग बात करेंगे, बात करने से हम लोग सिर्फ बुराइयां निकालेंगे। मैंने भी कुछ बुराई निकाली, सबने निकाली, सब लोग से बुराई निकालेंगे। लेकिन इतना सार्थक मंच है, आज सब लोग बैठे यहाँ पे हैं, हम लोग क्यों ना आज एक प्रण लें कि हम लोग एक टास्क फोर्स बनाएं और टास्क फोर्स बना के हम लोग अपना शहर का विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। हम लोग को 20 सालों में क्या क्या चाहिए है, शायद वो हमारा एक एजेंडा होगा। वो उस डायरेक्शन में फिर सब लोग एक साथ कार्रवाई करने में लगेंगे, चाहे वो सरकारें हों चाहे हम लोग हों, कि हम लोग को ये हमारी सोच है, ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारा सपना है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। हम प्रयास करेंगे कि आपने जो टास्क फोर्स की बात की, हम प्रयास करेंगे कि हम अपने नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों से जुड़कर लगातार
आज घोषणा भी होना भी चाहिए कि एक टास्क फोर्स क्रिएट हो सब वरिष्ठों के मार्गदर्शन में। मैं आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी से आग्रह करूंगा, आशीष भाई, मैं आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी से आग्रह करूंगा कि आप इसमें थोड़ा लीड ले और एक आपके संयोजन में टास्क फोर्स या क्रिएट हो, विजन डॉक्यूमेंट जबलपुर हम लोग क्रिएट करें, विजन 2020 जबलपुर किस तरह से हो आप उसकी अगुवाई करें, हम लोग सब आपके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है आपसे। हम प्रॉमिस करते हैं कि जबलपुर का एक इफेक्टिव टास्क फोर्स हम अपने मित्रों की सहायता से 1 महीने के अंदर बनाएंगे, उसकी मीटिंग करेंगे और हम चाहेंगे कि हम लोग जब बताएं 1.5 महीने में तो आप ऐसे मंच में उस टास्क फोर्स को प्रेजेंट करने का मौका दें, हमारा विजन डॉक्यूमेंट। धन्यवाद। अगर हमको खींचने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का अभाव रहा, यानी पीरियोडिकली हमारी टास्क फोर्स को खींचते रहोगे तो हम लोग सक्रिय बने रहेंगे, राइट? तो आप प्रॉमिस कीजिए कि हमको खींचते रहेंगे और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम खिंचवाते रहेंगे। दुबे जी, कहीं ना कहीं हमने जो शुरुआत की थी लीडरशिप से बात की थी और मैंने कहा था कि हमें राजनीतिक लीडरशिप नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल लीडर चाहिए, हमें मास लीडर चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ आप लोगों से कि आप हमारे लीडर बने, हम आपके पीछे चलेंगे। अभी हमारा एक छोटा सा सेक्शन टूरिज्म का सेक्शन और है, हम टूरिज्म के सेक्शन में बात करना चाहेंगे। आज इस कार्यक्रम में यश भारत और सेल न्यूज के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और पर्यटन का जो विषय है, पर्यटन का विषय किसी मंच से नहीं आ सकता। जो भी मंचासीन लोग हैं उन्हें पर्यटक बनना पड़ेगा, तब पर्यटन की कोई परिकल्पना हम कर सकते हैं। मेरा छोटा सा एक और बात है कि निश्चित रूप से हम ये नेगेटिव मानसिकता बना लें कि जबलपुर में पर्यटन के लिए कुछ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से मैं आपको बोलना चाहूंगा, विगत 11-12 वर्षों में जबलपुर को पर्यटन हब के रूप में लोग पहचानने लगे। आशीष भैया 2 मिनट बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात बताएंगे, फिर सभी इकट्ठे लोग मिल नहीं पाते। दादा भी आप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आज एक विषय यह है पर्यटन का कि खजुराहो आपके पास 50,000 विदेशी पर्यटक आता है, हम भेड़ाघाट में उसको 1500 पर सीमित कर देते हैं। जबलपुर आके वो कान्हा चला जाता है, हम 3000 पर्यटक जबलपुर तक बुला पाते हैं। हम ये भेड़ाघाट धुआंधार जितने भी मंचासीन लोग हैं, हमारे परिवार में जब सब लोग आते होंगे उनसे हम बोलते कि हमें घूमने के लिए जाना है, तो आप बोलते कि भेड़ाघाट धुआंधार 64 मंदिर घूम के आ जाओ और कचनार सिटी में शंकर जी देख के आ जाना। भैया, हमारा जो टूरिज्म डेवलपमेंट का माइंड सेटअप है, वही माइंड सेटअप नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हमारी प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के पर्यटन को विकसित करने के लिए बहुत योगदान दिया। अजय भाई साहब बैठे, माननीय सांसद जी के प्रयास से बहुत टूरिस्ट हब की परिकल्पना हुई है। हम यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन बना रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो ला रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी भी आई है, रेल कनेक्टिविटी भी आई है, अन्य बहुत सी चीजें हुई हैं। हम नेगेटिव मानसिकता पर पर्यटन में नहीं जा सकते, पर्यटक बनना पड़ेगा, तो हम निश्चित रूप से पर्यटन का विकास कर सकते हैं। और उसके लिए आज भी अगली बार यदि बैठे होगी, मुझे आधे घंटे अलग से मुझे चाहिए, क्योंकि पर्यटन का विकास। 2 मिनट तिवारी जी, आपकी बात को बढ़ा दूं। पर्यटन के क्षेत्र में 2 नए प्रयास हमारे अभी प्रारंभ हुए हैं और संभावना ये दिखती है कि हम शायद 2016 में नेशनल साइकिल चैंपियनशिप जबलपुर के अंदर ऑर्गेनाइज करा पाएंगे। वेलोड्रम उसके लिए सुधारा जा रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हमारे पास ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी और ट्रेनिंग कोच देने वाले लोग यहाँ आर्मी के पास उपलब्ध हैं, उनके साथ हमने हाथ मिला के एक योजना बनाई है। इसी प्रकार आप मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपने गौर नदी पे क्या 9 किलोमीटर लंबा पानी का स्पान देखा है, जो 100 मीटर चौड़ा है और जिसमें 12 महीने पानी रहता है और दोनों तरफ बिल्कुल ग्रीन कर्टन बना हुआ है। वहां पर भी नौका विहार, नौका नयन की व्यवस्था, बरगी को कैसे हम वाटर स्पोर्ट का सेंटर बना सकते हैं, आर्मी के साथ मिलकर मैंने उस कल्पना को जीवित किया है। मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए सहयोग देने की बात करी है। संभवतः हम 2016 में एक बड़ा वाटर स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन कर पाएंगे। आज 62 फुट की लंबी स्पोर्ट्स की जो नावें हैं, 21 नाव ऐसी हम जब भोपाल से जबलपुर लाके दे चुके हैं और आर्मी के सहयोग से उसमें हमने काम प्रारंभ कर दिया है। इस पे बहुत से पर्यटन के क्षेत्र हैं जो पर्यटन के क्षेत्र की तरफ हम जा रहे हैं। म्यूजिकल फाउंटेन देखने के लिए कोई पर्यटक नहीं आएगा, पर जो पर्यटक यहाँ आएगा वो थोड़े समय के लिए म्यूजिकल फाउंटेन में व्यस्त हो जाएगा। तो हम पर्यटन की दूसरी संभावनाओं पर भी विचार करेंगे, विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तब पर्यटन के उस एक चैप्टर को कवर करेंगे और उसमें किस प्रकार की संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश जबलपुर के अंदर, उसकी चर्चा भी करेंगे। और वैसे भी मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा करने में छूट गई हैं, लेकिन चर्चा वही अच्छी होती है जो अधूरी रह जाती है, ताकि जवाबों की तलाश में सवाल उठाए जाते रहें और हम लोग फिर पुनः एक बार इकट्ठे होते रहें
और उम्मीद करते हैं कि ये जो चर्चा है अधूरी नहीं है, सारगर्भित है, और जो सवाल छूट गए उनके लिए हम एक बार फिर इकट्ठे होंगे।